हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। इससे कंधे ठीक रहते, शोल्डर पेन नहीं होता। चलिए, तो देखिए थोड़ी सी बात हमने की, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब फिर से और थोड़ा आगे सोचिए कि रूप, बल, धन और पद, इन चारों से हमने सम्मान और पहचान पाने की कोशिश की है। इतना ही है समाज में, इससे कुछ ज़्यादा है? पहले ये भी देख लीजिए, समाज में जैसा हम जी रहे हैं, सामाजिक रूप में जिसको अपन इज्जत बोलते हैं, पहचान सम्मान से जोड़ते हैं, वो इतना ही है कि इससे और कुछ मटेरियल भी है इसमें, है? सारा इंटेलिजेंस पद में चला जाएगा। उस इंटेलिजेंस की वजह से आपको कोई पद मिल जाता है। सामाजिक रूप में कोई, आप समाज के अध्यक्ष हो जाते हो, आप किसी संस्था में शामिल हो जाते हो, सरकार में शामिल हो जाते हो, वो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं किसी संस्थाओं के रूप में व्यक्त हो रहा होता है, उससे आपका एक प्रभाव बनता है, ऐसा हम मानते हैं। हाँ जी, और कोई चीज़ है? इतना ही है? आगे चलो, बोलिए। तो बोलिए, तो सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमने चर्चा किया कि इंद्रियों का लिमिटेशन देखा। अभी अपनी सम्मान और पहचान के जो साधन है या जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके अधूरेपन को देखते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए कैसे रूप से, बल से, पद से, धन से जब हम इज्जत पाने चाहते हैं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए। है? रूप एक नंबर है। हाँ। 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 हाँ, तो माइक से बोलिए, नहीं तो मेरे को फिर बोलना पड़ता है। एक्चुअली माइक पकड़ने से ही वो जोश आता है, ये भी सही बात है। सुन लो पीछे वालों। हाँ। तो पहचान या सम्मान के जो पहला शब्द है लिखा है रूप है। तो मनुष्य अपने रूप के बल पर भी कभी कभी अपना सम्मान बनाना चाहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की पहचान कराना चाहता है, लेकिन रूप अस्थिर होता है, अस्थायी होता है। इसलिए हमेशा हमें रूप के बल पर सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव है। हाँ, वो एक बात है, फिर उसका दबाव बने रहता है। मैं हमेशा यंग दिखने की कोशिश करूं। हाँ, उसके लिए भी टाइम, एनर्जी, एफर्ट। हाँ, नेचुरली जो करूं उसमें दिक्कत नहीं है, पर ये जो बहुत प्रेशर पीछे से बना रहता है, हाँ। वो परेशान भी करता है। हाँ, और अपने अंदर एक मानसिकता बनी रहती है कि दिस इज नॉट माई नेचुरल हाँ अपीयरेंस, हाँ हाँ। आर्टिफिशियलिटी के हाँ, पीछे मैं पड़ी हूँ, ये है ना? लगता है। शादी में जाते हैं, लौट के क्या करते हैं? ऐसा कपड़े उतार के फेंकते हैं, जैसे लगता है। हाँ, मेकअप नहीं भाई, मैं कहता हूँ भाई इतना ही अच्छा लगता है तो एक दिन संडे के दिन सुबह बिल्कुल लहंगा वहंगा या अपना टाई वाई जो कुछ लगाने लगा के, अपना बढ़िया शाम तक कॉफ़ी मार के सिप मारते रहो, वो सेल्फी वेल्फी भी लेते रहो। लेकिन उसमें कहाँ ऐसा करते हैं? हम घर में रहते तो कैसे रहते हैं? फिर तो हाफ पेंट में ही रहते हैं। छोड़ यार, पेंट भी नहीं पहने, कोरोना काल में कपड़े ही प्रेस नहीं हुए। इसमें और भी एक टेंशन बना रहता है कि अगर हमने बहुत सारे मेकअप लेके गए सभा में, कोई हाँ। गैदरिंग में, हाँ। और लोगों ने हमारे तरफ अटेंशन नहीं दिया, अप्रिशिएट नहीं हाँ। किया, तो हाँ। दैट आल्सो बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ हाँ, टेंशन फॉर अस। हमने बिल्कुल। इतनी महंगी साड़ी पहनी और कोई देखा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। अनुभवी है इसलिए कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, आप बीती सुनाना है। कृपया करके अपनी अपनी आप बीती सुनाएं इस मामले में। हाँ जी, बोलिए। ये सब चीज़ें अपने से ज़्यादा दूसरे की भी हो सकती है, तो वो सुख की जगह फिर दुख हो सकता है। हाँ, कंपैरिजन मोड में जाते हैं तो मेरा कितना टर्नओवर है वो नंबर प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का टर्नओवर ज़्यादा हो गया है, वो एक प्रॉब्लम देता है। जी। हाँ जी, माइक। कोई ना कोई इस फील्ड में होता है जो हमसे बेहतर होता है, एक्सीलेंट होता है, तो वो ऑलवेज एक कंपैरिजन, ऑलवेज एक ये बना रहता है कि समबडी आउट देयर इज़ बेटर देन अस।
तो वो इस पद वगैरह में एप्लीकेबल है। बढ़िया। और के किसी दूसरे का जो भी तकलीफ में है, उसका काम अटका है, उसमें अपन काम आ सकते हैं उसके, और वो सम्मान पाना। वो तो मतलब वो थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है। हाँ, ये अच्छा फीलिंग होता है, पर ऐसा समाज में कोई परंपरा है क्या दूसरे की अच्छाई में, दूसरे के दुख में शामिल होके और उससे हम सम्मानित होते हैं? ये समाज में ऐसा? समाज में देखिए, समाज में नहीं है, लेकिन हमारा खुद हाँ, का, वो व्यक्तिगत है किसी हाँ, का। हमारा ऐसा लगता है कि मैं हाँ। किसी का भी भला करता हूँ तो मेरे को और अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि ये कर सकता हूँ। तो उससे मेरे को निरंतर खुश होने का एक रास्ता दिखाई देता है कि मैं ऐसे धीरे धीरे जो मेरे से हो सकता है ऐसे करता जाऊंगा, तो एक तो मेरे दुश्मन कम दोस्त ज़्यादा होते जाएंगे, ऐसा लगता है। नहीं, ठीक है। अभी क्या है, अभी ठीक है माहौल इसको। सर ऐसा है कि मतलब वो जलस ज़्यादा रहता है ना लोगों के प्रति, तो जो अपने भाव को समझ सकता है और अपन उसके काम आ सकते हैं, अपन अपनी जगह सही है, अब वो कैसे समझता है वो उसका मैटर है। और दूसरों का भला करके और खुश होवें, ये सब ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर है। बढ़िया, इस पॉइंट को बचा के रखेंगे क्योंकि ये इसमें कवर नहीं हो रहा है ना? इसको अलग जगह देंगे, करेंगे। हाँ जी। मेरे हिसाब से सिचुएशन और कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ सर। हाँ जी जी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अलग अलग एज में भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सम्मान पाने। हाँ, बेसिकली कहें तो अलग अलग माइंडसेट में अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एज के हिसाब से तो माइंडसेट आता नहीं। नहीं, जैसे बहुत यंग है तो फिर रूप इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब यंग एज में भी सबके लिए रूप इम्पोर्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और 50 के बाद के लोगों के लिए रूप इम्पोर्टेंट नहीं रह गया ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ें प्रायोरिटी पे आ जाती है ना। हाँ। आफ्टर एन एज। हाँ, वो भी सबके साथ नहीं हो रहा है। हाँ जी, बढ़िया। और बोलिए। रूप बल धन पद से सम्मान या पहचान पाने जाते हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहे, ताकि हम क्या कर रहे हैं उसकी एक समीक्षा हमारी हो पाए। बोलिए। हाँ जी, माइक। हाँ जी, इधर एक माइक कपिल भाई को दीजिए। देखो, जो जो अपने आजू बाजू चल रहा है खुल के बताओ, क्योंकि कोई तो मंच हो जहाँ खुल के आराम से चर्चा कर सकें। नहीं तो सभी जगह पार्टी में क्या करने जाते हैं, एक दूसरे को चमकाने ही जा रहे होते हैं ना। मैं दूसरे को चमका रहा होता हूँ, वो मेरे को चमका रहा होता है ना। दिल्ली में तो और मुसीबत है। दिल्ली में क्या, गाड़ियों का चलन थोड़ा, गाड़ी की एक अलग तरह की बात है। अब गाड़ी जो छूट जाती है वो पार्किंग में, तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं जिसको दिखाना था। अब क्या करूँ? है साड़ी तो कम से कम आपकी साथ तो जाती है, हमारी तो गाड़ी पीछे छूट जाती है। तो महिलाओं की इस मामले में थोड़ी स्थिति अच्छी है। अब क्या करूं, मेरे को बताना है कि मैं कौन सी गाड़ी से आया हूं, फिर चाबी वाबी रखनी पड़ती है, चाबी सामने टिकाना पड़ता है कि देखो चाबी है, उससे कुछ बात कर लो। हाँ जी, कपिल जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल। सर, नॉलेज से भी तो पहचान और सम्मान बनता है। जैसे एग्जांपल देके बताओ। सर, जैसे अभी आपके पास नॉलेज है जीवन विद्या का, तो आपका एक सम्मान, एक पहचान है ना, तो मतलब उसको अगर पद में जोड़ सकते हैं तो मैं भी। नहीं, तो हम लोग अभी इस हमारा काम अभी इस वाली डेफिनेशन में आता नहीं। ये तो जब हम समाज में बता रहे हैं कि देखो लिमिटेशन कहाँ कहाँ पे हैं, उससे बाहर निकले हैं, तभी उसको बता रहे हैं। तो अभी हमारे को छोड़ दो, अलग जनरल बात करते हैं कि समाज में जो चलन में है उसको कैसे हम झेल रहे हैं और क्यों झेल रहे हैं, और कैसे उसमें पॉजिटिव पार्ट भी कुछ होगा। रूप बल धन पद खराब चीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसा मैसेज मत जाए, है ना, लेकिन उसकी लिमिटेशन समझने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। पद पे रहते हुए जो सम्मान मिलता है
हाउ उसके बाद पद जाने के बाद में जो सम्मान नहीं मिलता है उसका दर्द बहुत बड़ा रहता है। वो किसने देखा बताओ? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ये तमाम आजकल ना बच्चों से पूछो क्या बनना है तो सबको सेलिब्रिटी बनना है, ये नया चलन चला है। अब ये सेलिब्रिटी का जो ख्वाब है, इस चक्कर में क्या क्या उल्टा सीधा वो कर सकता है और किस सीमा तक जा सकता है, और सेलिब्रिटी जब आदमी नहीं रहता है तो वो किस पीड़ा को भोगता है, ये बेचारा वो भोगने वाला ही जानता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास कोई फ्लोर नहीं है जहाँ हम बैठ के खुल के बातचीत कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें, किसी सच्चाई को सुन सकें, अपनी ज़िंदगी को उसमें रीसेट कर पाएँ, उसकी ज़रूरत है। हाँ जी बोलिए, और कोई? हाँ जी। देखो पॉलिटिशियन सारे ही हैं, किसका फील्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, किसी का फील्ड छोटा है ना। कम ज़्यादा कर तो हम सभी वही रहे हैं, कम ज़्यादा। हाँ जी, और कोई ज़मीन से जुड़ी हुई बात लेके आओ। हाँ कपिल जी। भैया जो आयरनी है कि इन चारों में हम, इन चारों की निरंतरता नहीं है और इन चारों में ही हम वो ढूंढ रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं उसकी निरंतरता चाहिए। चलो, जो बात आप बोल रहे हैं मैं उसको बोर्ड पे डाल देता हूँ। देखो कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान और पहचान में एक स्थायित्व हो, परमानेंसी हो। जितना सम्मान आज है उससे कम तो ना हो और लगातार बढ़ता रहे, ऐसा हम चाहते ही हैं। लेकिन इन चारों की नेचर ऐसी है कि ये बाई नेचर ही परिवर्तनशील है। तो सारी जिंदगी कैसी है हमारी, क्या कोशिश कर रहे, क्या कोशिश कर रहे सारी जिंदगी? हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहे। जो चीज परिवर्तनशील है उससे हम अपनी जिंदगी के स्थायित्व को पाने की असफल कोशिश करते और बहुत ऊर्जा लगती है। देखो इसको मैं मतलब एक तो देखो ये कहना चाहता हूँ कि विचार वो ताकत है जो आदमी ने हजारों साल में जिया। देखो ये सोचने की बात है कि कुछ लोग ऐसे क्यों हुए जो वक्त से बहुत आगे सोचने लगे और जिन्होंने संसार को कोई दिशा दिया। कभी ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मनोरमा बुक पढ़ते थे एक, उसमें वो 300-400 लोगों के नाम दिए हैं, अरिस्टोटल से लेके, और क्या मेरे को लगातार बोलना होता है तो आधे घंटे में ही काम हो जाएगा। हाँ जी, तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि वो मनोरमा नाम की बुक थी, तो उसमें यदि हम देखें तो उसमें फिल्म और ये सारी चीज़ सारे लोग शामिल रहते हैं। तो यदि सही अर्थों में देखें तो साइंस, समाज, अध्यात्म, धर्म, ऐसे सारे लोगों का नाम गिनेंगे तो गिन के 300 लोगों का नाम आता है। तो ये 300 लोग वो थे कम और ज़्यादा जिन्होंने मानव को गुफा युग से निकाल के और आज इस युग तक ले आए। तो इसका मतलब है कि समाज में एक वर्ग है जो अपने अपने क्षेत्र में उस समाज से बहुत आगे सोच रहा होता है। तो यही वो विचार की ताकत है। मैं कहना चाहता हूँ ये पूरा दर्शन देखा जाए तो आदमी की वैचारिक ताकत को एक क्वांटम लीप देता है, एक लंबी जंप देता है ना। एक हमारा अभी तक अभ्यास है कि हमको लगता है कि कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ से हम अपने आप को छोटा मानते हैं, हम ही अपने आप को छोटा इवेल्युएट करते हैं, है ना, और हम अपने आप को, लेकिन ये इतना एक एम्पावरिंग प्रोसेस है, इतना हमको एक ताकत देता है कि हम बेहतर सोच पाते हैं और चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों में जो ज़िंदगी इतने साल गुजरती है। तो मैं कह रहा था कि विचार की वो ताकत है कि जो कई शरीर यात्राएं मेहनत करके भी आदमी ना पहुँचे, वो आदमी आधा घंटे में पहुँच सकता है। ये विचार की ताकत है ना, क्योंकि यदि आदमी की कोई मौलिक ताकत है तो उसकी सोचने की ताकत है। तो जो मैं सोचता हूँ वही मैं करता हूँ। यदि मेरी सोच में अधूरापन है तो मेरे करने में अधूरापन रहेगा, और ये कितने ही सालों की यात्रा हो सकती है, कितनी ही शरीर यात्राओं की यात्रा हो सकती है। तो मैं उसको थोड़ा सा एक भाग में कहने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है ना। एक बार में एक ही शिविर चलाते हैं। ये देखो, चलें? तो देखिए कितना ये सिंपल सी, दिखने में कितना सिंपल लगता है, उसको देखते हैं। A, B, C, D, E। रूप बल धनपद के मामले में A से बड़ा B, B से बड़ा C, C से बड़ा D, D से बड़ा E, E से भी बड़ा कोई है, इससे भी छोटा कोई है
है ना। अब आप देखिए तो ए अपनी तुलना में बी को सफल मानता है कि नहीं? बी किसको सफल मानता है? सी, डी। लेकिन एक दूसरी चेन देखें तो ए क्या करता है? ए 10-15 साल मेहनत करता है, ए 10 से 20 साल की मेहनत करता है और ए बी हो जाता है। लेकिन जब बी हो जाता है तब क्या होता है? फिर उसको सी दिखने लगता है, तो फिर उसका दिमाग खराब होता है, फिर 20 साल मेहनत करता है, सी हो जाता है, और तीसरी बार में डी हो जाता है, चौथी बार में टेंजेंट करने का काम शुरू हो जाता है, यात्रा ही पूरी हो जाती है। लेकिन इस पूरी चेन को देखें तो बी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? क्योंकि बी हमेशा किसको देख रहा है? सी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? डी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? इस चेन में हर व्यक्ति अपने आप को असफल मानता है और हर व्यक्ति उसको सफल माने हुए है। पहला व्यक्ति फाइनली ए बी हो जाता है तो अपने आप को सफल पहचान पाता है कि फिर असफल ही मानता है, क्योंकि फिर वो कंपेयर अपने से बड़े वाले के साथ करता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी चेन में मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं, फाइनली मैं सफल होता हूं कि असफल ही रहता हूं? फाइनली मैं असफल रहता हूं। तो यदि इतनी सी बात, कितने प्रतिशत लोग इस चेन में शामिल हैं? कितने प्रतिशत लोग इस चेन में शामिल हैं? देखिए, मैं दिल्ली आईआईटी के बच्चों के साथ में एक समय में हमने बहुत शिविर किए, तो वहाँ जब बच्चा आईआईटी में आता है तो एक बार को बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी जगह से आया था वो टॉपर ही था, लेकिन यहाँ सारे टॉपर मिल गए। अब उसके बीच में उसको लगता है कि मैं कहाँ हूँ। तो ये जो कंपैरिजन का मामला है, ये जो कंपैरिजन की जो घटना है, एक तरफ इसका पार्ट ये है कि कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमको आगे चलने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा। दूसरी बात यह है कि यदि कंपैरिजन के लिए मोटिवेशन अपने आप में पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? पॉजिटिव चीज है। तो पॉजिटिव चीज का तरीका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो बेसिकली दूसरों से, यदि मैं दूसरों से आगे निकलना चाहता हूं, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं मुझको हारे हुए की फीलिंग आती है। तो किन लोगों ने बड़े काम किए? जो दूसरों से आगे निकलना चाहते थे उन्होंने बड़े काम किए, या जो लोग केवल जिस काम को करते थे बस उसको प्यार करते थे उन्होंने बड़े काम किए? तो कोई भी बड़ा काम हुआ है तो प्यार में हुआ है। चाहे किसी ने स्पोर्ट्स को प्यार किया हो, किसी ने रिसर्च को प्यार किया हो, किसी ने समाज को प्यार किया हो, किसी ने ज्ञान को प्यार किया हो, है ना। क्योंकि प्यार वो एनर्जी है जो निरंतर है, कंटिन्यूअस है। तो प्यार एकमात्र वो मोटिवेशन है जो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। और कोई भी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को देखेंगे तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कोई 2-5 साल का मामला नहीं होता है। तो जिंदगी में जिन भी लोगों ने किसी भी फील्ड में अपनी जिंदगी के 20 से 40 साल इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ कोई बड़ी उपलब्धियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ कोई समाज के लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस चेन में हमने अपने बच्चों को डाल दिया है, अधिकांश घरों में क्या चर्चा होती है? ये सेंटेंस कितने घरों में बोला जाता है कि पढ़ लो 2 रोटी के लायक हो जाओगे। हमारे समय में तो बहुत कॉमन था, है ना, अभी भी है ना। और नहीं पढ़ोगे तो घास छीलोगे, और नहीं तो गोबर उठाओगे। तो घास छीलोगे और गोबर उठाओगे, खेती और गौपालन दोनों गया। ये सब निकृष्ट काम है ना। और हमारे परिवार तो इन्हीं कामों से निकल के आए। फिर घर में बच्चा घुसता है, घुसते ही एग्जाम दे के आया तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? कितने आए? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके कितने आए। ये कौन है? वो जो तुम्हारा जो दोस्त घर में आता था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो इसका मतलब है कि तो हमको जिंदगी समझ में आ गई। 2 रोटी के लायक हो जाने का नाम जिंदगी है, दूसरों से आगे निकल जाने का नाम सफलता है। कितने प्रतिशत लोग इस माइंडसेट में जीते हैं? दिल्ली में अधिकांश लोगों से पूछ लो कि भाई जिंदगी में क्या निकला, तो अधिकांश लोग बताएंगे 1 फ्लैट, 2 फ्लैट और तीसरे में वो फ्लैट। ये पहले किराए का था, फिर एक अपना फ्लैट ले लिया, फिर कुछ और पैसा आ गया तो एक किराए पे एक और इन्वेस्ट कर दिया, एक और इन्वेस्ट किया, तब तक ज़िंदगी की शाम हो गई। तो केवल अब
बहुत मैकेनिकली सोचते हैं तो केवल इतना सोचनी, यार शादी हुई, कहीं पैदा हुए, पढ़े, एक शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए, उनको पढ़ा लिखा दिए और तब तक जाने का समय आ गया। क्या ये सुनने से कैसा लगता है? जिंदगी लगती है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने इस जिंदगी को जी लिया है ना। तमाम मैं ऐसी तमाम बहनों से मिलता हूँ जो 60 के बाद 50-60 में कह रही हैं कि भाई हमको क्या मिला। कहीं ना कहीं अपना वो कॉर्नर हमने सोचा था कि परिवार की सेवा करके, या जब परिवार की सेवा से तृप्ति नहीं मिली तो हमने कमाना शुरू किया, परिवार की सेवा भी करी, कमाने का भी काम किया, उसके बाद भी तो ज़िंदगी खाली है। और जो कमा रहे हैं उनका भी अल्टीमेटली कोई पॉइंट के बाद में वो जो भाव और विचार की दुनिया है वो तो खाली रह जाती है। सामान आया, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये एक सोचने की बात है। आपके सामने क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन बोल दूं। रोटी की चर्चा करते हैं तो उसमें कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन रोटी की चर्चा करते हैं, कभी आपने अभी खाना खाने जाते हो ऐसा थोड़ी करते हो, सामने वाला 4 लिया तो मैं 8 खा के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करते हो। लेकिन ये रूप बल धन पद में कंपैरिजन क्यों होता है? रूप बल धन पद गलत चीज नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आने से जो दुर्घटना घटी है वो प्रॉब्लमेटिक है। और फाइनली फिर समझेंगे कि रूप बल धन पद का पर्पस भी क्या है, उसको भी समझेंगे। लेकिन रोटी के मामले में कंपैरिजन नहीं होता है, रूप बल धन पद के मामले में कंपैरिजन होता है। ऐसा क्यों? पहचान और सम्मान का मापदंड बनाया हुआ है। तो रोटी के मामले में ऐसा नहीं है। रोटी के मामले में हमारा पेट बता देता है, या मुझको पता चलता है कि और खाऊंगा तो अब नहीं चलेगा, है ना। तो ये जो, और क्योंकि रूप का कोई मापदंड नहीं है ना। जैसे कहाँ का रूप सबसे अच्छा माना जाए, विश्व के कौन से लोगों को सबसे सुंदर माना जाए? हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है, और अब फिर बोलते हैं सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो ये जो सारा झंझट है, इससे एक बात समझ में आई, जिस मामले में अपने आप में कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, वहां हमको कंपैरिजन में जाना ही होगा। कैसे? मैं एक मानव हूं, मैं अपने आप को एक अच्छे मानव के रूप में पहचानना चाहता हूं, बढ़िया मानव के रूप में पहचानना चाहता हूं, कि सामान्य मानव के रूप में, कमजोर मानव के रूप में, बढ़िया, अच्छा, सफल। अब मैं बढ़िया, अच्छा, सफल का मापदंड क्या होगा? मैं बढ़िया इंसान हूं, इसका मापदंड क्या है? कोई मेंशन नहीं है। तो मेरे को, हम दो बैठ जाते हैं और तीसरे को बीच में रख लेते हैं, तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं, देखो वो कितना खराब है और हमने तो बहुत समझाया है। इसका नाम चुगली चुगली है। आओ चुगली चुगली खेलें, है ना। तो हम कोई 2 लोग मिलके किसी तीसरे की चुगली क्यों कर रहे होते हैं? जैसे ना 2 लोग दारू बैठ के पी लेते हैं तो बिल्कुल खास मित्र हो जाते हैं, और 2 लोग मिलके चुगली कर लेते हैं वो भी बहुत खास मित्र हो जाते हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं बढ़िया आदमी हूं, लेकिन बढ़िया का कोई मापदंड नहीं है। तो किसी को घटिया बता के, कमजोर बता के, हम दोनों एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हम दोनों तो बढ़िया हैं, वो प्रॉब्लम उसकी है। तो किसी एक को कम बता के हम अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे होते हैं, क्योंकि अच्छाई का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है ना। तो इसका मतलब है अच्छाई का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको किसी को बुरा बताना पड़ता है, किसी को कमजोर बताना पड़ता है। और आप देखिए, ये घटनाएं हमको आपस में होते मिलेंगी। किसी के ज़्यादा मार्क्स आ गए तो सामने वाला क्या बोलेगा? नकल से आ गए होंगे। किसी ने पैसा कमा लिया तो क्या नंबर 2 का आ गया होगा। हम ये मानने के लिए तैयार जल्दी से नहीं होते हैं कि मेहनत से आया होगा, क्योंकि मान लिया उसके ज़्यादा आ गए तो मेरा क्या होगा? मैंने मान लिया कि मेरे ज़्यादा आ गए, उसके ज़्यादा आ गए तो मेरा क्या होगा? जैसे ही मैं उसको मानता हूं कि उसके ज़्यादा आ गए, मैं छोटा सिद्ध हो जाता हूं, और मैं छोटा सिद्ध होना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं ये मानूंगा कि उसके नकल से आए होंगे, नंबर 2 का आया होगा, क्योंकि किसी की श्रेष्ठता को, किसी को बड़ा स्वीकारते ही मैं छोटा हो जाता हूं, और मैं छोटा होना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं किसी की अच्छाई को स्वीकारना नहीं चाहता हूं। क्या समझ में आया? इस पूरी चर्चा से क्या 2 बातों पे हमने चर्चा किया। एक तो हमने चर्चा किया क्योंकि इसका कोई एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, रूप का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, बल का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, धन का, पद का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है,
जिसमें कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है और वही मेरी पहचान और सम्मान के आधार हैं, तो उसमें कंपैरिजन में जाएंगे तो उसी साइकिल में जाएंगे तो हमारा परिवार का, समाज का, प्रकृति का भला होगा कि सबके शोषण होने की व्यवस्था निकल आई? हम बाय डिफॉल्ट सबके शोषण की तरफ जाएंगे, चाहे हम चाहें ना चाहें। मेरा मकान कैसा हो, बस पड़ोसी उसके सामने से गुजरे और देखते ही बेहोश हो जाए, गिरी पड़े, चाहे मैं नर्सिंग होम अलग से खुलवा दूंगा, है ना। तो आप देख लीजिए तमाम जगह में जो कुछ भी, देखो मैं तो कहता हूँ, देखो दिल्ली में बहुत ये प्रेशर कितना दिखाई देता है हमारे ऊपर। दिल्ली में मैं अभी दिल्ली में शिविर करके आया हूँ ना, 2 डिग्री टेम्परेचर था। 2 डिग्री टेम्परेचर की हालत ऐसी थी कि जलेबी यहाँ से उठाई और यहाँ तक लाई तो ठंडी हो गई, बिल्कुल। मतलब ऐसा मैं बढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, इतना ठंड है। अब इतने ठंड में शादियाँ भी होती हैं, ठीक। तो दिल्ली, और वो भी आजकल ओपन में होने लगी, है ना, वो क्या बोलते हैं, पार्क वार्क में, है ना। तो भाई साहब इस दिसंबर की ठंड में बहनों को बिल्कुल ठंड नहीं लगती, सिंगल ब्लाउज में पार्टी होती। और जून की गर्मी में भाइयों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, टाई सूट 3 पीस लगी जाता है। आजकल एसी हॉल होने लगे हैं, पहले तो जब एसी नहीं हुए करते थे तब भी जून के वो टाई वाई पहन के दूल्हा बैठ जाता था। तो ये जो जितना प्रेशर है हमारे ऊपर दिखाने का, दिखने का, है ना, इसका मतलब है, देखो सोचने की बात है कि मेरे को मुझ पे विश्वास ज़्यादा है मेरे सम्मान के लिए कि मेरे शरीर पे विश्वास ज़्यादा है? मेरे शरीर को देख के लोग मेरे को इज्जत करेंगे कि मेरे को देख के इज्जत करेंगे? मैं का कोई पता है नहीं। जब मैं का कोई पता नहीं है तो फिर मैं शरीर को दिखा के, शरीर दिखाने से इज्जत मिलती हो तो दिखा दूंगा, शरीर ढकने से मिलती हो तो ढक दूंगा, अपने को तो इज्जत से मतलब है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जहां हम तो रूट पे जाके चीज़ों को हैंडल नहीं करेंगे तो ऐसे बोलने से नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, विचार लाइन में लगाने से चप्पल लाइन में लगेंगे कि चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे? हम घर में क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक चप्पल लाइन में लगा रहे। सुबह जल्दी उठ जाओ, जल्दी सो जाओ, पढ़ लो, ये मत करो, ये मत करो, है ना। तो किसी आचरण को टोक रहे कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन सही क्या है और वो क्यों किया जाए इसका भी कोई आधार हमारे पास नहीं है। इसलिए बुरी तरह से जाके गाड़ी फंसी हुई है, धंसी हुई है ना। जैसे भारत में गोरे रंग को लेके माँ ही बोल देती है अपने बच्चों को, मेरा ये वाला तो थोड़ा सा काला है। जैसी फैक्ट्री थी तुम्हारी थी यार, उसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं। और झंझट वो इधर तो उतना नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में तो कहीं लड़की हो गई तो लड़की होते ही पूरे घर का एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि जैसे जिसने लड़की जनी है, जिसको लड़की पैदा हुई है, उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया, कोई उससे ठीक से बात नहीं करेगा। अब बताओ, उसका तो उसमें कोई रोल नहीं है भाई, लड़की हुई कि लड़का हुआ, मेरी इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। और अब तो ये साइंटिफिकली तो हम ये कहते हैं कि तो जो कुछ भी है XY क्रोमोसोम्स का मामला है तो पुरुष का ही होता है, महिला की उसमें वैसी कोई भूमिका नहीं है, उसके पास तो एक ही प्रकार का क्रोमोसोम। तो ऐसी तमाम बेवकूफ़ियाँ, जिस हद तक हमने दुख पाया है और दुख दिया है, और ये घरों में हुआ है ना, ये दूसरे ने नहीं किया है, हमने अपने लोगों को दुखी किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो जब तक हमारी मानव के बारे में कोई समझ और क्लैरिटी नहीं बनेगी तो हमने अपनों से दुख पाया है और अपनों को दुख दिया है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। जैसे भारत में है ना, वो रूप रंग को लेके बहुत चलता है ना। अब इंडिया में ट्रक जा रहा होता तो उसके पीछे क्या लिखते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काल गोरा। और भारत का, मैं कहता हूँ भारत का गोरा 5 घंटे में काला हो जाता है। कैसे? इंडिया से फ्लाइट पकड़ी, लंदन में उतर रहा, उतरते ही काला। हाँ जी बोलिए। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने मापदंड बनाए हैं पहचान के, सम्मान के, उनकी हालत कैसी है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे हैंडल करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी। हाँ सर, वही मैं बोल रही थी, जैसे आपने ये सब बताया सर, इतना
जजमेंट है आसपास। हाँ। जैसे हम 3 बार 4 बार हम सोचते हैं छोड़ो, जो हमको हाँ। अच्छा लगता है हम वैसा करें, सिंपल रहे, सिंप्लिसिटी से इतना शो ऑफ नहीं। हाँ। बट ऐसा माहौल है कि हम बच्चों को भी चाहते हैं कि उन सब चीज़ों से बचाएं। जैसे आजकल है कि टीवी मोबाइल का एडिक्शन मम्मी है, नहीं बच पाई, बच्चों कैसे बचाएगी? वही हम ही नहीं, मतलब हम ही नहीं करते हैं, 3 बार 4 बार नहीं करते, फिर 5वीं बार वो वैसा माहौल है कि लोग हमको जज करेंगे, हम ऐसा नहीं पहने वैसा नहीं, तो वो सब चीज़ें फिर आसपास तो वैसे ही हम बन ही जाते हैं अल्टीमेटली। इसका मतलब रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है? वही तो चाहिए सर, रिमोट कंट्रोल अपने में रहेगी, दूसरे के में आता है। रिमोट अपने पास चाहिए। तो समस्या ये नहीं है कि दूसरा जज करता है। देखो ये अब निष्कर्ष पकड़ने की बात है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूसरा जज करता है, प्रॉब्लम ये है कि उसके जज करने से मैं प्रभावित होता हूँ। एग्जैक्टली, हाँ, है ना? हाँ, मतलब दूसरे जज करते हैं, उनके जज करने से वो जो जज करते हैं, जैसा जज करते हैं, उससे मैं प्रभावित होता हूँ। एग्जैक्टली, हमको सुनने में भी आता है कुछ ऐसा। हाँ, हमको तो हम सुनने में भी, प्रभावित हमको भी होते बहुत हैं सुनने में आया। actually, yes, हाँ। हमने 92 में तय कर लिया अब किसी को नहीं सुनना है, किसी को नहीं सुनना है, जिसको जो बोलना है बोलो, अब जो ठीक लगेगा वही करेंगे। लोगों ने बहुत साल कहा, लगातार 25 साल कहा, और क्या, बिल्कुल। जो दूसरों को नहीं सुनता है फिर उसकी सब सुनते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। वही अब ये माइंडसेट को बाई एजुकेशन दिया जा सकता है। आपको 3 महीने में ऐसा तैयार कर देंगे कि अब जैसे आदमी रहता है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा, सामने वाला गोली मार रहा है, अपन झाड़ के दें। मतलब वो गेम नहीं खेलता है मोबाइल में, बट जब वो सोसाइटी में जाता है तो बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, वो 5-10 मिनट में आ जाता है कि आप तो गेम खेलने देते हो और वो लोग गेम की बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, तो उसको लो फील होता है उस चीज़ के लिए, जबकि वो प्राउड फील करने वाली बात गेम नहीं खेलते। बिल्कुल। तो वो चैलेंजिंग है थोड़ा सा। हाँ, चैलेंजिंग है, पर अब ये समझ में आ रहा है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता, क्योंकि पीयर प्रेशर और पीयर लर्निंग सबसे पावरफुल है। Exactly, हाँ। तो इसका मतलब है कि हम अकेले माँ बाप से नहीं चलेगा, ये माँ बाप मिलके कुछ सोचेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। देखो अभी आपकी जहाँ ताली अच्छे से बजा लो, बजाना ही है तो अच्छे से बजा लो। अभी हमने दिसंबर लास्ट में रायपुर में शिविर किया, तो काफ़ी अच्छा मास था उसमें, और बहुत अच्छी बातें हुई उसमें। उस समय कोई न्यूज़ किसी ने मेरे को पोस्ट किया कि अमेरिका के स्कूलों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पे केस किया है कि तुमने पूरा वातावरण अपने मार्केट के चक्कर में, अपने प्रॉफिट के चक्कर में तुमने पूरा मार्केट ध्वस्त करके रख दिया है, बच्चों की मानसिकता ध्वस्त हो गई है, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे तरीके ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो आप ये नहीं कर सकते, आप अपने प्रॉफिट के लिए पूरी आने वाली पीढ़ी को ख़त्म नहीं कर सकते। और अभी पिछले 2-3 साल पहले अमेरिका के स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को सू किया था कि हम जैसे भी हैं आपके कारण हैं, क्योंकि जो एजुकेशन आपने हमको दी है हम उसी के प्रोडक्ट हैं, तो कमी हम में नहीं है, कमी तुम्हारी एजुकेशन में है। और ये केस वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम अकेले माँ बाप, मैंने बताया ना सुबह, अभी मेरे पास कई सारी बहनें इस तरह की चर्चा करती हैं कि कोरोना काल में हमारे बच्चे पूरा पॉर्न एडिक्ट हो गए, हमको बाद में अब पता चल रहा है कि जब वो तंग आके हमसे शेयर कर रहे हैं, या हमको पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ ये पॉर्न का एडिक्शन, एक तरफ ये नशे, जिस तरह से बच्चों के बीच में कॉलेज में खूब, कॉलेज स्कूल लेवल तक नशे आ गए, फिर ऊपर से ये तमाम रिलेशनशिप का पूरी जिस तरह की हवा चली है, उसमें जो शादी ना करने को लेके वो फ्रीडम का मतलब है कि मेरी कमाई और मेरा लैपटॉप और मेरा चिल, माई लाइफ माई रूल्स, है ना। ये तमाम तरह की जो एक माइंडसेट चली, तो फाइनली तो देखो टिकने की, पैर रखने की अब गुंजाइश नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें अलार्मिंग ज़रूर हैं, लेकिन हम सबको मिल के सोचने के लिए मजबूर भी करती हैं, आवश्यकता भी पैदा करती हैं। और आवश्यकता है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मिल बैठेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ते भी निकाल लेंगे। तो इन सारी चीज़ों में लगता है कि हाँ, अब मिल के बैठने की ज़रूरत है। देखो हम राम कथा, कृष्ण कथा, सारी कथाएं करते आए, लेकिन मेरी कथा कब होगी, है ना। तो तमाम श्रेष्ठ महापुरुषों से हमको अच्छा जीने की प्रेरणा मिलती है,
लेकिन मेरी परिस्थितियों में अब मैं आज की परिस्थितियों में क्या करूं, उसके रास्ते कैसे निकालूं, उसके भी हमको बाई एजुकेशन, यदि हम इंजीनियर एजुकेशन से इंजीनियर डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं तो हम एक हेल्दी माइंडसेट भी क्रिएट करें, इस बात की ज़रूरत है ही है। तो उसी को पहले समाज में प्रयोग करके देख रहे हैं, है ना। कम से कम दिल्ली स्कूल एजुकेशन में हमने जो कुछ भी पिछले 5 साल में किया, थोड़ी सी आशा जगी है, और भी कई राज्यों में और बाहर भी लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं। हाँ, अब सरकारें धीरे धीरे, देखो जो चीज़ समाज में होने लगेगी सरकार को, देखो सरकार का मामला ऐसा है कि हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म ऐसा है, वो पूरा हर समय एक क्राइसिस मोड में रहता है। पिछला इलेक्शन कैसे जीता, अगला इलेक्शन कैसे जीतना है, बस एक ही क्राइसिस है। इसमें उनकी प्रायोरिटी नहीं बन सकती, वो गलती नहीं है, हम फंस गए हैं उसमें। तो इसका मतलब है कि समाज यदि जिस दिन एजुकेशन मांगने लगेगा, एजुकेशन वो कहता है, साफ कहता है भी जो समाज मांगता है वो हम दे देते हैं। तो जो समाज मांगता है, जिस नाम से समाज वोट देगा, उस नाम से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम काम करेगा। तो ये नीड हमको समाज में पैदा करनी होगी कि माँ बाप कहेंगे कि हमको तुम बेहतर शिक्षा दो तो हम तुमको वोट करेंगे, तुम बेहतर हेल्थ सिस्टम दो, बेहतर कानून व्यवस्था दो। तो समाज जितना अवेयर होगा, है ना, उतनी ही चीज़ें अपने आप बेहतर होते। आखिर हमारे घर का ही बच्चा सरकार में भी या कोई राजनीति में भी जाता है, वो भी हमारे घर का ही बच्चा है ना, कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आया। जब हम थोड़ा फैल के देखते हैं तो फिर प्रतिक्रिया आने की बजाय हम रिस्पॉन्ड, मतलब पॉजिटिवली सोच पाते हैं। वो एक बात। हाँ जी, ओके। कंपैरिजन जैसे आपने बताया वाकई में नुकसान पहुंचाती है, पर रियल लाइफ में जो पॉजिटिव कंपैरिजन है उससे फ़ायदा भी होता है। हाँ, जैसे तो एग्जांपल देते हैं, अभी स्वच्छता का सिटीज़ में वो किया था, तो इंदौर सिटी पिछले 5 या 6 टाइम से वो क्लीनेस्ट सिटी वो है, लेकिन उस कंपटीशन की वजह से या कंपैरिजन की वजह से बहुत चेंजेस आ गए उस शहर में। इसी तरीके से जैसे रियल लाइफ में कंपटीशन है ही, मेरे कॉलेज में जो सबसे टॉप 4 लोग होंगे उनको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो अगर वो कंपेयर नहीं करते रहेंगे कि मैं 4 में हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर वो रह जाएंगे, फिर वो दूसरी कंपनी में मिल जाएगा जॉब, पर कम से कम तो रियल लाइफ में कंपटीशन तो है। हाँ, अभी तो है ही है। हाँ, अभी है, और उसकी प्रॉब्लम है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यही कर रहे हैं कि कोटा जाके सिलेक्ट होने वालों की संख्या बहुत छोटी है और डिप्रेशन में जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी मैंने दिल्ली में वर्कशॉप किया, उसमें भी जितना कोच हैं रेसलिंग वाले, 5 कोच रेसलिंग वाले थे, उनकी पीड़ा सुनने लायक है। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको सिक्के का एक पहलू देख रहे होते हैं। ये तमाम बड़े रेसलर जिनके नाम हम टीवी पे सुनते हैं, वो उनके कोच थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 200 रेसलर हैं, और एक बार जो रेसलिंग में आ गया, जिसका स्टेडियम में एडमिशन हो गया, उसको गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करती है, घर वाले भी अपनी ज़मीन बेचें चाहे घर बेचें, एक बार को लगता है कि एक स्टार बन गया। नौकरी कितने, मतलब स्पोर्ट्स में नौकरी कितने लोग को मिल रही है, सरकारी नौकरी 1% भी नहीं होगा। और स्टार कितने लोग बनते हैं, वो भी बहुत कम है, वो भी 1% भी नहीं है। और बाकी सबका क्या होगा? अब इनके सपने तो बड़े हो गए, सपने तो हमने बड़े दिखा दिए, पूरे होंगे नहीं। अब ये तमाम नेगेटिविटी के लिए, गैंग्स के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, या फिर वो किसी का व्यापारियों का फंसा पैसा निकालने के लिए, या वो बॉक्सर, या वो तमाम ये पूरा वर्ग जिसने बॉडी तो बना ली और शौक भी पूरे हो गए, और उसके पास अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं, एक तरह का लाइफस्टाइल की भी आदत पड़ गई। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अब ये बिल्कुल किसी दूसरी एक्टिविटी से पैसा आएगा। तो कह रहा है कि आपस में मर्डर होने लगे, और थोड़ा सा वो इलाका ऐसा है कि जहाँ थोड़ा एग्रेसिवनेस तो है ही है। तो ये अब सोचने की बात आ गई है कि ये जो हम चला रहे हैं, फिर ये क्या चला रहे हैं? कोच कह रहा है यार मैं जो उस साइड में देखता हूँ तो वो साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, कोटा की वो साइड छोटी है, ये साइड बहुत बड़ी है ना। तमाम आईएएस के लिए जितने लोग एडमिशन, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, और उनके सपने तो सबके आईएएस के हो गए, कितने लोग होंगे? और जो नहीं हुए उनकी फ्रस्ट्रेशन जिंदगी भर की क्या रहेगी, और दूसरों पे फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे जिंदगी भर, उनका क्या होगा? तो इसका मतलब है हम मोटिवेशन तो देना चाहते हैं, मोटिवेशन पाना भी सही बात है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा? तो तरीका तो ये फंसा हुआ है। हम देखो ना, पूरे समाज में यदि मैं ये सोचता हूँ कि मैं दूसरों से आगे, अभी मैं आगे निकल गया, इसकी पहचान क्या है? मैं दूसरों को यही साबित करना चाहता हूँ ना कि मैं तुमसे आगे हूँ। नहीं, कभी कभी तो इसका मतलब है कि फिर आपस में तो कोई हार्मनी नहीं होगी। घर में भाई भाई से नहीं पूछ सकता है कितना पैसा कमा रहे हो, क्या बात करते हो,
हम पॉजिटिवली अच्छी बातें करके खुश हो लें ये अलग बात है। घर में भाई भाई से नहीं पूछ पाता है कि कितनी सैलरी है या कितना पैसा कमा रहे हो। तो ये जो एक दूसरे के साथ में जो कॉम्पिटिटिव मोड है, जो मैं जो बड़ा हूं, है ना, मेरी चलेगी, ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट तो फिर किसी के साथ नहीं चलेगा ना। हाँ वही है ना भाई क्यों हम एक घर में अपनों के साथ, क्यों पति पत्नी ठीक से नहीं जी लेते हैं, क्यों भाई भाई ठीक से नहीं जी लेते हैं? एक थाली में खाए थे ना, एक माँ से पैदा हुए थे, क्यों अब इतना अलग अलग हो गया सब? अब तो लोग ये बोलने लगे हैं यार 2 बच्चे पैदा ही करना ठीक नहीं है, कल को आपस में झगड़ा ही करेंगे। भाई मुजफ्फरनगर जिला है दिल्ली के पास में, जहां कलेक्टर बकायदा 3 महीनों में जितने भी लोग शादी नहीं किए हैं उनकी गिनती करवाता है, क्योंकि उनका परिवार ही उनको निपटा के उनकी प्रॉपर्टी बांट लेता है। ये बकायदा गिनती होती। और ऐसे भी केस तमाम मिलेंगे ना, बच्चे माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी हाथ में आए, है ना, और तमाम जो कुछ। तो इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जिसको अपन पॉजिटिव वाली साइड कह रहे हैं, डे बाय डे क्या लगता है, पॉजिटिव वाली साइड बढ़ती हुई दिखाई देती है कि नेगेटिव वाली साइड बढ़ती हुई दिखाई देती है? डे बाय डे ये नेगेटिव वाली साइड बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब है कि मोटिवेशन तो आदमी की जरूरत है, लेकिन सही अर्थों में मोटिवेशन क्या होगा? अगर एक पेरेंट बचपन में बच्चों को मोटिवेट नहीं करता कि तुमको आगे बढ़ना है, तो वो फिर ढीला आगे बढ़ना समझ में तो आए कि आगे बढ़ना है। अभी तो गाड़ी का साइज का आगे बढ़ना है, मकान के साइज। तुम आगे कहाँ बढ़े, तुम्हारी गाड़ी का साइज बढ़ा, तुम तो बहुत गरीब हो अभी। मानसिक गरीबी तो मेरी बहुत बुरी हालत में है। तो थोड़ा सा खुल के उस पे बोलोगे तो मजा आएगा कि मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरी गाड़ी का साइज बढ़ा, मेरे मकान का साइज बढ़ा, और ये तमाम चीजें होते हुए मेरा साइज बढ़ा। और बल्कि मैं मटेरियल के लिए यूज हो गया कि मैं मटेरियल को यूज किया। मैं मकान के लिए कि मकान मेरे लिए, मैं गाड़ी के लिए कि गाड़ी मेरे लिए, पद मेरे लिए कि मैं पद के लिए। लास्ट में मुट्ठी में क्या आया? एक दिन शरीर बीमार होके बैठ गया तो मेरे को लगता है यार मैं तो खाली हूं। मैं तमाम लोगों को देख रहा हूं भैया, 60 की यदि ठीक से समझ के नहीं जिए तो 60 के बाद बोलते हैं सठिया गए। तो मैं किसी को बोल रहा था, बोले अब सठिया गए नहीं होता, अब 40 ही आ गए होता है। जो पहले 60 में होता था वो 40 में ही हो रहा है। तो समझ के जिएंगे तो 60 के ठाठ होंगे, और नहीं तो 60 के पहले ही बाजा बजाई हुआ रहता है। आप देख लो रिलेशनशिप की हालत क्या हो गई। ठीक है, पैसा हमारे पास बढ़ा है, लेकिन पैसे बढ़ने से हमारी खुशियां भी बढ़ें, चाहते तो हम यही हैं। अभी मेरे को किसी ने पिछले शिविर के दौरान फिनलैंड का वीडियो भेजा। फिनलैंड की एजुकेशन और ह्यूमन इंडेक्स में ये देश 1-2 में आते हैं, और इनकी एजुकेशन देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। तो मैंने कहा थोड़ा सर्वे करके देखो इनका रिलेशनशिप का हाल कैसा है। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो पता चला ये पुर्तगाल, फ्रांस, है ना, फिनलैंड, ये सब आजू बाजू है। तो पुर्तगाल का डिवोर्स रेट 91.5, फिनलैंड का जिसको वर्ल्ड इंडेक्स में 1 नंबर पे रखे हुए हैं उसका डिवोर्स रेट 61.5%। ठीक, और लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज में से मैक्सिमम का डिवोर्स रेट 50% के ऊपर। और दूसरा एक पहलू देखोगे तो डिवोर्स रेट सबसे कम मुस्लिम कंट्री में। तो 2 सिचुएशन दिखाई देती है, जहां एजुकेशन नहीं आई और गरीबी है, वहां महिला रिवोल्ट नहीं कर पाई, या उसने अत्याचार को सह लिया, या उसने चीजों को स्वीकार कर लिया। वो किसी भी धर्म और जाति में हुआ है, वो हम देखते आए। दूसरा, जहां भी पैसा आया, एजुकेशन आई, है ना, वहां आदमी ने झेलने से मना कर दिया तो डिवोर्स हो गया। तो झेल दोनों ही जगह रहे हैं। अभी मैंने बहुत बढ़िया 2 एग्जाम्पल देखे अहमदाबाद के शिविर में। एक राजस्थानी एग्जाम्पल था जिसमें कि कक्षा 3 और कक्षा 6 में उसकी बहन की बाल विवाह होता है, शादी हो गई थी, और वो आटा साटा बोलते हैं, उसका लड़का इसके घर में आएगा, इसकी लड़की उसके घर में जाएगी, ऐसा एक्सचेंज ऑफर होता है। तो उसके तहत हुआ था। अब वो लड़की बड़ी हो गई है, थोड़ी सोचने समझने लायक हो गई है, वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। वो ये शादी नहीं करेगी तो उसकी बहन की शादी भी टूटेगी और समाज उनको जात बाहर कर देगा। अब बोले इसका सोल्यूशन क्या है? एक दूसरा एग्जाम्पल, एक्सट्रीम एग्जाम्पल वो था जो मैंने सुबह सुनाया, है ना। 27 साल की एज है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाती है, मेरा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल नीड मेरे फ्रेंड सर्कल में पूरा हो जाता है, बच्चा चाहिए तो IVF से ले आऊंगी,
तो मेरे सर में कौन सा खुजली है कि मैं शादी के नाम पे अपनी स्वतंत्रता दूसरे घर में जाके गिरवी रखूं? ये दो हमारे एक्सट्रीम मॉडल हैं। एक मॉडल वो था जो पुराना चल रहा था, ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। दोनों में हालत एक जैसी है, परिवार नहीं बस रहा है। तो ये जो सोचने की बात है कि इन सारी मनस्थितियों के बीच में फाइनली यदि पति पत्नी रिलेशन, परिवार की धुरी क्या है? परिवार की धुरी क्या है? पति पत्नी संबंध। यदि पति पत्नी संबंध क्रैश कर गया, अब परिवार बचाना मुश्किल है। और ये कोई हमारे यहाँ नया नहीं हो रहा है। जिन भी देशों में ये तमाम ट्रेंड आएगा, एक तरफ झेलने झिलाने वाला ट्रेंड था जहाँ पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं ने झेला। अब एक दूसरा ट्रेंड आ गया जहाँ दोनों एक दूसरे को झिलाएंगे तो साथ नहीं रहेंगे, कुल मिला के डिवोर्स होगा, जहाँ हम एक परिवार विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ केवल लिव इन होगा और बच्चा आपको फैक्ट्री से मिल जाएगा। क्या आजकल वो नया यूट्यूब आने लगा है ना, वो मास प्रोडक्शन करेंगे बच्चों का फैक्ट्री में। या IVF से तो आ ही जाता है, या किराए की माँ ले लो, है ना, बच्चा आ ही जाएगा, खाना जो है जोमेटो टोमेटो से आ जाएगा, हो गया आपका जिंदगी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो ये चेन वहीं जाके रुकता है। इस चेन का अंतिम स्वरूप क्या है? बस पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सब कंपनीज का एक ही पॉलिसी है, मोनोपोली। अपने फील्ड में जितनी कंपनियां हैं सबको निपटाओ, सबका मर्जर और, है ना, तमाम, या तो कॉस्टिंग इतनी कम रखो कि सामने वाला अपने आप ही गायब हो जाएगा, या फिर फाइनली खरीद लो। तो फाइनली ये होगा कि कुछ कंपनियां ही पूरे संसार को चलाएंगी, और कंपनी में पूरे संसार को चलाएंगी तो आपके परिवार के लिए तो नहीं चलाएंगी। फाइनली हम वहां जा रहे हैं। तो ये सारा धरती का सारा रिसोर्स धरती के सारे लोगों के लिए है, या धरती का सारा रिसोर्स कुछ लोगों के पास आके एक दूसरे के शोषण के लिए है? उसका मैकेनिज्म तो फाइनली यही होगा, जा तो गाड़ी वहीं रहेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरी चेन का यदि फाइनल स्वरूप देखेंगे, हम इसको पॉजिटिवली कहने की कोशिश करते हैं, है ना भाई। पर कुछ फील्ड्स तो ऐसी होंगी जिसमें लिमिटेड, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम बनानी है तो उसमें पूरे इंडिया में से 11 लोग ही तो जाएंगे। हाँ, तो कौन से बाकी फेल होंगे तो क्या? कौन सा एग्जिस्टेंस में लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम ऐसी बनेगी? क्यों लिखा हुआ? ये तो हमने बनाए हैं। हाँ। सारी क्रिकेट टीम का पता हो गया, कौन सा टीवी चलता है वो 1.5 मिनट लेट चलता है। बच्चों को आजकल सब पता रहता है। यहाँ बॉल फेंकी जा रही होती है, जो हमको दिखा रहा होता है उसमें बॉल फेंक रही है। जो दूसरा टीवी है, एक और कौन सा चैनल कौन सा बताते हैं, उसमें बोले पहले उनका एक उनका, उसके ऊपर पूरा सट्टा लग रहा होता है। सब सट्टा का जुगाड़ है। तो जिनको कोई जिंदगी में काम नहीं है वो बैठ के स्टेडियम में देखते रहते हैं, और ठीक भी है। जिनको काम नहीं है एक दूसरे को परेशान करें, कम से कम टीवी के सामने बैठे रहें, स्टेडियम में बैठे रहें, कहीं तो बिठा के रखना जरूरी है इनको, तो एक दूसरे को तंग करेंगे। तो ये कोई काम नहीं हुए ना भैया। हमको सोचना पड़ेगा कि सारे बच्चे क्या केवल क्रिकेट खेलने और मतलब क्रिकेट देखने के लिए पैदा हुए क्या? कोई लक्ष्य है जिंदगी में? नहीं है। इसी नागपुर में 86 में मैं था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। जिंदगी में एक ही बार स्टेडियम गया, वनडे था, स्टेडियम में जाके बैठ गया। बड़ी खुशी यार, स्टेडियम में बैठ के मैच देखेंगे। उतना अच्छा दिख नहीं रहा जितना घर में दिखता था। वो दूर दूर से ऐसे दिख रहा था, दूर दूर से पता नहीं क्या हो रहा है, पर चलो बाकी लोग भी हल्ला वल्ला मग रहे थे तो बैठे थे। शाम को इंडिया जीतते जीतते हार गए। अब मैं ना उठने लायक ना बैठने लायक, सब उठ के चले गए, मैं बैठा रहा, सोचता रहा ये क्या हुआ, है ना। जैसे किसी को लूट लाट लेते हैं ना, और उसके बाद आदमी फकीरी में पड़ा रहता है, अब क्या करूं, घर जाऊं नहीं जाऊं। फिर लास्ट में मेरे को आके वो जो भी वहाँ का PN VN रहा होगा उसने आके मेरे को निकाल दिया, बोले बंद करना है। तो उठ के चले आए। तो उस दिन सोचा ये हुआ क्या, तो समझ में आया कि मेरे पास ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है और मेरे को टाइम पास करना है। तो टाइम पास करना है इसलिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कोई। तो भैया ये सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी किसी लक्ष्य के लिए है, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए है, कि टाइम पास करना है अपने को कहीं बैठ के। तो जब तक उसके बाद से आज तक कभी दोबारा टीवी नहीं देखा, उसी क्षण के बाद से आज तक। तो मेरे को लगता है कि यदि ज़िंदगी में हमारा कोई कहाँ टाइम है, जिसके पास कोई लक्ष्य है उसके पास कहाँ टाइम रहेगा फालतू वेस्ट करने का। हम अपने बच्चों को कोई चैलेंज नहीं दे पा रहे। क्यों IIT मुंबई में इतना नशा है? इतना प्रतिभाशाली बच्चे जब IIT मुंबई जाते, देश का टॉप रैंकर IIT मुंबई जाता है और वहाँ जाके तमाम, क्योंकि उनको कुछ भी चैलेंज नहीं लगता है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगता है। तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाई जिस तरह से आउटडेटेड हुई है, जिस तरह से पढ़ाने वालों और तमाम जो कुछ भी स्थितियाँ बनी हैं, उससे अब हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज नहीं है तो मैं क्या करूँगा?
फिर मैं नशे में टाइम पास करूंगा कि नेटफ्लिक्स करूंगा, तो कि और दुनिया भर में जो कुछ होता होगा मुझको बहुत पता नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की तरफ तो नहीं। हम ज़िंदगी के नज़दीक जा रहे हैं कि ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं? ज़िंदगी से दूर जाने का मतलब है कि हम अपने ही परिवार में ये कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी ना करने का मास में ये स्वीकृति आना इस बात की सूचना है कि हमने परिवार के प्रति कॉन्फिडेंस खो दिया, परिवार के पर्पस के प्रति कॉन्फिडेंस खो दिया। परिवार का मतलब झेलना झिलाना है, और यार झेलना झिलाना क्यों करें? बढ़िया पैसे कमाएंगे, अपने ढंग से रहेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। ये सॉफ्टवेयर वहाँ जाता है फाइनली। फिर भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि रूप बल धनपद खराब चीज़ है, इसका कोई प्लेसमेंट है, उसको करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही बहुत देर से। बस यही बोलना चाह रही थी कि जो भैया कहना चाह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस, पॉजिटिव कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी बात है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि उनको ये ब्रेन्स चाहिए, तो वो अपने को आपस में लड़ा रहे हैं। जिस तरह से क्रिकेट में प्लेयर्स बिकते हैं, वैसे समझ लीजिए कि IITians एक तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बिकते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस हम पॉजिटिव वे में समझ रहे हैं कि हम ग्रो कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली कहीं और एजेंडा है, शायद ये सोचने की जरूरत है। क्या बच्चा तो आपका था, वो हो गया किसी कंपनी का, कंपनी ने गोद ले लिया, आपका तो बचा ही नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं हमारे संबंध कहाँ गए। तो कुछ सोचना होगा, ठीक है। अभी हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बहुत, जैसा मैं जो सोच रहा हूँ वो भाव पहुँचने में धीरे धीरे थोड़ा हर दिन कुछ परतें खुलेंगी, तो अपन सोचेंगे। चलिए, फिर भी निष्कर्ष के, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे? तो फाइनली जो इसमें भी जो बड़ा निष्कर्ष है वो ये, फिर से वही कहानी है, जितना रूप बल धनपद बढ़ा उतनी हमारी सफलता को हमने माना। जितनी सफलता बढ़ी फाइनली उससे अहंकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अपनों से नज़दीक आए कि अपनों से दूर गए? तो ये घूम फिर के जो कुछ भी हम जिस राह में हम चल रहे हैं उसमें हमारी प्रायोरिटी ही डिफरेंट हो जाती है। वो जो आदमी के नज़दीक आने की बात है या अपने खुद के नज़दीक आने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो बात उधर कर रहे थे कि जितना जितना ये बढ़ता है उतना अपने से नियंत्रण, और बहुत नेचुरल है। यदि रूप बल धनपद ही आपके लिए सब कुछ है, इसका मतलब भाव और विचार बहुत पॉजिटिव होगा कि आर पार वाला ही होगा। बी प्रोफेशनल, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी होगा तो माँ को टाइम देना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसको टाइम देने से पैसा नहीं आता है। फैमिली को टाइम देना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उससे पैसा नहीं आता है, उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। तो फिर हम टाइम वहाँ देंगे जिससे पैसा मिलेगा। ये दो माइंडसेट नहीं होते हैं। यदि माइंडसेट मेरा टाइम इज़ मनी को मैंने स्वीकार लिया है, तो जिससे बात करके पैसा, फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगा। फिर मानवता कहाँ गई, अपनापन कहाँ गया, परिवार कहाँ गया, समाज कहाँ गया? यदि टाइम इज मनी तो हम माँ बाप सारे मिला के बाजार का हिस्सा हैं कि हम समाज का हिस्सा हैं? समाज का हिस्सा। हम सब बाजार का हिस्सा हैं। हमको भी एटीएम मशीन बनना है ना, माँ बाप के लिए बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन और बच्चे एटीएम मशीन बन जाए, ये माँ बाप की सफलता। कुल मिला के पैकेज के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि पैकेज ही समझ में आ रहा है, लड़का एक बेटी अपने बाप के लिए लड़के देखना चाहता है तो क्या देख के आता है? क्या देखता है? पैकेज। उसके अलावा और देखने की हमारे पास आंखें कहाँ हैं? तो हम बाजार का हिस्सा हैं कि समाज का हिस्सा है? जोर से बोलो। बाजार का। समाज तो अभी बहुत दूर की बात है। परिवार समझ में नहीं आया, समाज कहाँ समझ में आएगा? परिवार हैंडल हुआ होता तो समाज समझ में आएगा। परिवार में एक दूसरे से, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमको अपने परिवार में अपनों से बात निकालने के लिए मुहूर्त का इंतजार रहता है और मुहूर्त नहीं आता है? कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं? अपने परिवार में अपनों से। तो इसका मतलब है इसको जिंदा रहना कहा जाए कि जीना कहा जाए? हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? है ना? जीना इधर आएगा, इसको जीना कहा जाए। ये जीना है तो इसका मतलब ये हुआ, जीने का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार रिकैप करके आज पूरा करते हैं। देखो हमने क्या बोला। जीने का मतलब एक है
कि 24/7 में जीता हूं कि नहीं जीता हूं। मेरे भाव और विचार 24/7 बना ही रहता है। मेरा भाव और विचार पॉजिटिव नेगेटिव होने से मेरे भीतर सुख दुख बना ही रहता है। तो मेरे सुखी दुखी फील होने के लिए किससे बात करने की जरूरत है क्या? और मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और बेटा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी हालत यदि मेरा मानसिकता ठीक नहीं है तो मैं तो किसी भूतकाल की पीड़ा, किसी वर्तमान से विरोध, किसी से कंपैरिजन करके अपने आप को नेगेटिव किए ही रखता हूँ। तो इसका मतलब है मेरे परिवार के सभी लोग अच्छे हैं तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुश रहूँगा, क्योंकि मेरे माइंडसेट में कंपैरिजन है, मेरे माइंडसेट में क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, वो जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है ना। दूसरे की गाड़ी गुजर गई रोड से, उसको तो पता भी नहीं चला, किसी की छाती से गुजर गई, अब इसका क्या करोगे? किसी की शक्ल को देख के, किसी साधन को देख के और अपना मन खराब हो गया, उसको तो पता भी नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो जो मेरी सोच है इसको मैं 24 घंटे जीता हूँ। मेरी सोच ही मेरे सुख दुख का कारण है, मेरी सोच मेरे सुख दुख का कारण है, तो ये हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। जिसकी सोच हमेशा के लिए सुखदायी हो गई, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। ऐसा स्वयं के प्रति विश्वास आ गया तो इसी का मैनिफेस्टेशन, इसी की अभिव्यक्ति संबंध के प्रति विश्वास है। यदि स्वयं में तृप्ति हो गई, स्वयं के प्रति विश्वास आ जाएगा तो मानव कैसा होगा? शिकायत के साथ होगा कि समाधान के साथ होगा? ये मानव शिकायत मुक्त होगा। ये मानव वो मानव होगा जिसके बारे में 5 लाइन सुबह लिखा। ये मानव कैसा होगा? स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना, आवश्यकता अनुसार सहयोग देना, और यदि समझने के लिए भी तैयार नहीं है और समझदार भी नहीं है तो कैसे समझने के लिए तैयार होगा, उसके लिए कोई वातावरण बनाना। तो यदि ऐसा मानव होगा तो ये स्वयं में तृप्ति के साथ में जिएगा, संबंध में ऐसा मानव शिकायत मुक्त होगा। ऐसा जिएंगे तो हमारे संबंध शिकायत मुक्त हो जाएंगे। कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारे सारे संबंध शिकायत मुक्त हों? सभी चाहते हैं। कितने लोगों के यहाँ है? कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी देश, कहीं भी चले जाओ, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, आदिवासी में चले जाओ, इसका मतलब किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं है। जो चीज हमारे पास आई ही नहीं अभी तक, जो चीज हम सबके पास है ही नहीं, उसको हम भी कैसे जीते? देखो ये सब सोचने की बातें हैं। कितने लोगों को लगता है कि हम गलतियों से सीखते हैं, है ना? देखो ये सब कैसा सोचने का हमारा पैटर्न है और उसके कैसे फ्लॉज हैं। कोई एक चीज बताओ जो आपने गलती से सीख ली हो। जैसे मैं, अभी टाइम कम है तो मैं थोड़ा डिस्कशन शॉर्ट कर देता हूं। एक बच्चे ने अपने परिवार में पति पत्नी को, अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा, भाइयों का बंटवारा होते हुए देखा, एकता कपूर के सीरियल भी देख लिए। ये सब कुछ देखते हुए उसने गलतियों को देखा कि नहीं देखा? वो गलतियों से मुक्त हो गया कि गलतियों के डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गया? क्या हुआ? मैदान छोड़ के भाग गया। वो शादी करने से मना कर रहा है। तो इसका मतलब गलतियों से सीखे होते तो इसने सारी गलतियां हैंडल करने की योग्यता क्यों नहीं पाली? इसने गलतियां कम देखी क्या? इसका मतलब आदमी गलतियों से सीखता है। इसका मतलब जो कुछ अभी तक सीखा वो कैसे सीखा? सुन लीजिए 2 मिनट, मेरे को लगता है कि हम अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। देखो बहुत मार्मिक बात है और बहुत आदमी को इज्जत की निगाह से देखने की बात। कैसे एक बार ये स्वीकार, देखो हमारी गाड़ियां पहले से बेहतर हुई कि नहीं? कपड़े, मकान, इंस्ट्रूमेंट्स, सड़कें, इसका मतलब सब कुछ। तो संबंध, ये क्या हुआ? यदि मेरी योग्यता में कमी होती तो मेरी सड़कें,
और तमाम चीजें क्यों बेहतर हो गई, संबंध क्यों बेहतर नहीं हुए? इसका मतलब है सड़क बनाने की योग्यता मानवता के पास पहले से थी, मकान बनाने की योग्यता थी, इंजीनियरिंग की योग्यता आ गई, मेडिकल साइंस की योग्यता आ गई। तो जो मानव जाति में पहले से उपलब्ध है वो हमने गलतियां करके सीखा कि कोई सिखाने वाला था और मैं सीखना चाहता था इसलिए सीखा। जैसे मेरे को 2 पैर से चलना आया, मैं 2 पैर से चलने को सीखा तो मैं गलतियां करके सीखा कि कोई किसी को 2 पैर से चलना आता था, उसने मुझको सहयोग दिया और मैं सीखना चाहता था। फिर गलती किसको बोल रहे हैं? तो जब मैं चलना चाहता था तो मैंने कई बार कोशिश की और मैं सफल नहीं हुआ, इसको गलतियों से सीखना बोले तो हर बार मैंने गलती करके सीखने की कोशिश की है कि मैंने तो हर बार सही करने की कोशिश की है और कुछ प्रयासों में मैं सही नहीं कर पाया, लेकिन वहां से कोई लर्निंग मिली, जिस लर्निंग को मैंने यूज किया और कोई दिन मैं चल पाया। बात पहुंची? नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। हाँ, गलती नहीं है, चाहे बायोलॉजिकल हो कि इमोशनल हो कि विजनरी हो, अल्टीमेटली हम लगातार कोई लर्निंग कर रहे हैं, उस लर्निंग से फिर आगे के स्टेप को कवर कर रहे हैं। देखो, इसको उल्टा करके बोलता हूं, कोई दिन ऐसा हुआ कि आप सुबह उठे, आज मैं गलती करना चाहता हूं, क्या करूं? कभी ऐसा सोचा? एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई भी बच्चा जिसको आप अभी हमारे घरों में जब कुछ हो जाता है तो पहले हम क्या कोशिश करते हैं, किसकी वजह से हुआ, टोपी कहां रखी जाए, सब भाग जाते हैं, मैं तो था ही नहीं, मैं तो कहा ही नहीं, और किसी एक के सर पे टोपी रखी गई, लास्ट में वो कह देता है जानबूझ के थोड़ी ना की है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी गलती को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं गलती करना चाहता था इसलिए मैंने गलती कर दी कि मैं तो सही करना चाहता था, लेकिन वो प्रयास मेरा सफल नहीं हुआ, इसलिए कुछ हुआ जिसको हमने गलती के रूप में पहचाना। तो मेरे को लगता है इस चर्चा से हम मानव को गलती के कलंक से मुक्त कर देते हैं, मुक्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई मानव गलती करना नहीं चाहता, वो तो सही ही करना चाहता है। वो सही या तो हमारे पास है नहीं, संबंध में जीने की योग्यता माँ बाप के पास नहीं है, तो बच्चे के पास कहां से आती? सड़क बनाने की योग्यता थी, बच्चे के पास आ गई। टीवी बनाने की योग्यता थी, एरोप्लेन बनाने की योग्यता थी, बच्चे के पास आ गई, है ना? एक मानव जाति जो हजारों साल में सीखती है, एक बच्चा उस परंपरा में पैदा होता है, 20 साल में सीख लेता है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? तो क्या लगता है, हमने गलतियों से सीखा कि हमने सही से सीखा? ऐसा हमारे ध्यान में आता है कि हम गलतियों से नहीं सीखते, तो धीरे से हमको ये भी स्वीकार होता है कि मानव बेसिकली गलती करना नहीं चाहता है। ये भी स्वीकार होता है कि वो तो हमेशा कुछ सही ही करना चाहता है। अब जो सही हमारे पास नहीं था उसको हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि संबंध में जीने की योग्यता, स्वयं के प्रति विश्वास की योग्यता हमारे पास नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की बात करते रहे, समझ में स्वयं तो अपना मानव होना समझ में नहीं आया। मानव होना समझ में आया होता तो हम अपनों के साथ जिए होते। शिकायत किससे है? अपनों से और अपने आप से, अपनों से और अपने आप से। इसका मतलब अपना मानव होना समझ में नहीं आया। मानव होना समझ में नहीं आया, दूसरा मानव भी समझ में नहीं आया। इसी का नाम परेशानी है। अभी क्या बोल रहे? यदि मेरे को भाव और विचार कैसे सुखदायी होता है ये समझ में आ गया तो मेरा जीना कैसा होगा? सुखदायी होगा। उसको देख के सामने वाला क्या करेगा मेरे साथ? वो भी चाहता है कि नहीं चाहता उसका भाव विचार सुखदायी हो जाए? मेरे को साइकिल चलानी आती है, मैं गली में चलाता हूँ, आप मेरे को देखते हुए तो चला रहा है, इसकी तो चल रही ठीक ठाक और मेरी नहीं चल रही, तो मैं कहता हूँ यार मेरे को भी सिखा दे। मैं तो सिखाना चाहता ही हूँ, वो भी सीख लेता है। अब दोनों मिलके, अब दोनों को साइकिल चला के आगे तो क्या करेंगे मिलके? दोनों बढ़िया साथ साथ घूमेंगे। तो इसका मतलब है मुझको मेरा भाव और विचार चलाना आता है, दूसरा मेरे को देखता है तो उसको ये स्वीकृति हो सकती होती है कि इससे सीख लेता हूँ, दूसरा भी सीख लेता है। इसी का नाम संबंध। यदि हम रोटी खानी आती थी तो हमने रोटी खिलानी सिखा दी। हमको भाव और विचार की योग्यता नहीं थी तो बच्चे को भाव और विचार की योग्यता नहीं दे पाए।
हमको संबंध में जीने की योग्यता नहीं थी तो बच्चे को संबंध में जीने की योग्यता नहीं दे पाए। तो जो हमारे पास था नहीं उसके लिए हमारा दोष भी क्या, गलती भी क्या। इसका मतलब है कि मानव जाति अभी इतना ही इवॉल्व हुआ है कि कम से कम जिंदा रहने की हमारी योग्यता बनी है। जीने को हमने पहचाना ही नहीं कि जीना भी कोई चीज, या हम तो मान रहे थे कि जिंदा रहने से ही काम बन जाएगा। बस घर में एसी और गाड़ी में एसी लग गया और एक एसी कंधे पे रखने पे आ गया, मैं उतरूंगा भी तो गाड़ी से, तो एक ऐसी ऐसा हो कि कंधे पे रखा रहे, पीछे से दिमाग ठंडा रहे, है ना। तो इसका मतलब है हमने तो इतना ही माना कि बस सुविधाएं आ जाएंगी, है ना। ज़्यादा होगा तो अमेरिका में जाके जीना हो जाएगा, इंडिया में नहीं होगा तो हमारे अलग अलग तरह के मापदंड बदलते रहे, लेकिन जीने को हम ये पहचान पाए कि भैया तू अमेरिका में रहे, तू हिमालय पे रहे, कि तू छत्तीसगढ़ में रहे, कि कहीं भी रहे, लेकिन जब तक तेरा भाव और विचार स्टेबल नहीं होगा, सॉल्यूशन के साथ नहीं होगा, तब तक तो खैर नहीं है, कुछ भी कर ले। तो ये क्लैरिटी बनती है। तो पता चला संबंध में तृप्ति हो गई तो मैं परिवार में समृद्धि को पा जाता हूं। परिवार में समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। परिवार अभाव से मुक्त हो जाए, शिकायत मुक्त संबंध हो जाए, संबंध शिकायत से मुक्त हो जाए, व्यक्ति शिकायत से मुक्त हो जाए, शिकायत मुक्त मानव हो जाए। ऐसा हो गया तो मैं दूसरे परिवारों के साथ क्या करूंगा? मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो गया तो मैं दूसरे परिवारों के साथ क्या करूंगा? सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? अहंकारी आदमी क्या बांटेगा? दबा हुआ क्या करेगा? दबाएगा। प्रभावित हुआ क्या करेगा? प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और प्यार से भरा हुआ क्या करेगा? प्यार ही देगा, अपनापन ही देगा। समाधान के साथ होगा तो क्या करेगा? समाधान पूर्वक जिएगा, दूसरे के जीने में सहयोगी होगा। ऐसा दूसरे के जीने में सहयोगी होगा तो दूसरे परिवार भी शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं। यही समाज, एक ऐसा समाज जो अपने आप में भय से मुक्त है। हमको डर मानव से है कि शेर से? डर मानव से है कि शेर से? अब तो शेर ही मानव से डरा हुआ है, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, है ना। तो इसका मतलब है दूसरे परिवार भी ऐसे हो जाएं, इसमें सहज रूप में मेरी भूमिका होती ही है। और सभी परिवार ऐसे हो जाएं, सभी परिवार ऐसे हो जाएं। यही सरकार और समाज का काम है, यही सरकार और समाज का काम है। देखो 3 राज्यों में हमने स्कूल एजुकेशन के साथ में काम किया, संयोग से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। 3 राज्यों के साथ काम करके ये समझ में आ गया, ये सरकार चलाना कोई हिमालयन टास्क नहीं। सारी प्रॉब्लम इस बात की है कि आदमी हैंडल नहीं हो रहा है। 20 साल में हम आदमी के भाव और विचार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। एक आदमी का भाव और विचार 20 साल में व्यवस्थित नहीं हुआ, अब ये कैसा पति होगा? अब ये कैसा पति होगा? ये कैसी पत्नी होगी? ये कैसे माँ बाप होंगे? और ये अधिकारी बन गया, कहीं और कुछ कर लिया, कि व्यापारी बन गया तो क्या करेगा? तो 20 साल की गलती को आने वाला 40 साल पूरा समाज झेलेगा। और ये 20 साल में इसका माइंडसेट हेल्दी हो गया तो कैसा पति बनेगा? कैसा पिता बनेगा? कैसे माँ बाप बनेंगे? हेल्दी माइंडसेट हो गया तो इसकी छाया में पूरा संसार जिएगा। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि कोर जहाँ पे था वो भाव और विचार की जगह है। उस जगह में हम कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन बाई एजुकेशन कर पाएंगे तो दुनिया बहुत तेज़ी के साथ अपना घर बदल जाता है। तो हमको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार चीज़ें हो सकती हैं, है ना, क्योंकि जूझ तो अपने ही घरों में रहे होते हैं। अब देखिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष की ओर चलते हैं। समाज में कितने प्रतिशत लोग हैं जो बेसिकली इंद्रियों में सुख की तलाश और रूप बल धन पद से अपने सम्मान और पहचान की तलाश के साथ चल रहे हैं? पीछे वालों, बात पहुंच रही? ठीक हो गया? तो अब थोड़ा सा ये देखिए कि कौन सा इंद्रिय भोग ऐसा है
जिसके कारण कि मेरा भाव और विचार स्थिर हो जाएगा, है ना। मैं गुजरात में जाता हूँ तो कई तरह का खाने की वैरायटी बहुत गजब की है, इतने नाम हैं कि मैं 10 साल से जा रहा हूँ, मेरे को तो बहुत सारे नाम बिल्कुल याद नहीं होते। कौन सा खाना खाऊंगा कि मेरा भाव और विचार सुखदायी हो जाएगा? ये जो हम जैसा जी रहे हैं ना भैया, ये जो हम जी रहे, इसकी 3 उपलब्धियां हैं। भूतकाल की पीड़ा, किसी के घर में गया था और उसने मेरे को मेरे छोटेपन का एहसास करा दिया, तुम इस लायक नहीं हो, और बात मेरे चुभ गई, मैं 20 साल से लिए घूम रहा हूं। कोई भूतकाल की पीड़ा, कोई वर्तमान से विरोध, कोई भविष्य की चिंता। उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी सफलताओं के बावजूद ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? तो जिंदगी की कंपनी तो लॉस में चली गई। मकान का साइज बढ़ गया, ये अच्छी बात है, मकान भी ठीक हो और जिंदगी भी ठीक चले तो क्या बुरा है। तो काम की बात ये समझ में आई। अब थोड़ा सा क्रिटिकली सोचिए, कौन सा इंद्रिय भोग होगा जिसकी वजह से मेरा भाव और विचार व्यवस्थित हो जाएगा? है कोई भी नहीं। मैं कितना सुंदर हूं, विश्व सुंदर होने से विश्व सुंदरी होती है, सुंदरा तो होता नहीं। देखो आदमी की तो कदर नहीं है भाई। कितना मेरा रूप सुंदर रहेगा कि मेरे भाव और विचार सुखदायी हो जाएंगे। यदि 2 विश्व सुंदरी और सुंदरा की शादी किया जाए तो पति पत्नी में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसका कोई मापदंड नहीं है, है ना। मेरे पास कितना पैसा आने से मेरे को दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं होगा और मेरे हमेशा के लिए मेरे भीतर से असुरक्षा की भावना से मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसका तो कोई मापदंड नहीं है। कितना बड़ा पद आने से मेरा जीना हो जाएगा। बात ध्यान में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही? तो क्या निष्कर्ष निकला? बोलो, क्या निष्कर्ष निकला? हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमेशा हम लोग कंटेंट रहे, वो कांस्टेंट है, बट जिन चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट है वो वेरी कर रहा है, जैसे भाव और जो सेंसेस है, तो ऐसे से तो कंटेनमेंट नहीं मिलेगा। और मेहनत तो लग रही, मेहनत कर रहे कि नहीं? कभी वो पढ़ने के लिए इतनी मेहनत, बोले बस 9th 10th, बस ये घर में क्या बोलते थे, बस 11th 12th में मेहनत कर लो, उसके बाद जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब झूठ है। सो लॉलीपॉप दिखाते हैं बस पेरेंट्स, और कुछ नहीं। सारी जिंदगी ऐसी निकल गई, है ना। हाँ जी बोलिए, और किसी को बोलना है? इस सारी चर्चा से क्या निष्कर्ष, क्या पिक्चर सामने आई? कुछ गलत है तो बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई चीज से असहमति है तो खुल के बोलिए। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? आज तक तो हम जिंदा रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि रूप मिल जाए, बल मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, पर इससे तो कुछ होने नहीं वाला है। तो जीने से ही हम हमारे लाइफ का पर्पस जो है वो पा सकते हैं। एक सेंटेंस में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। और ये जो चीज़ें हैं, रूप, बल, धन, पद, ये एक लाइफ के पार्ट्स हैं, होल नहीं है। पार्ट्स हैं, होल नहीं है। हाँ। और होल के बिना सब कुछ नहीं है, लेकिन पार्ट्स हैं। पार्ट्स हैं तो जिंदा रहना, देखो पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या पर्याप्त है?
जीना पर्याप्त है। तो जीने की समझ बनेगी तो रूप बल धन पद का सदुपयोग होगा। जीने की समझ नहीं है तो रूप बल धन पद अहंकार में जाएगा, एलिनिएशन में जाएगा, विरोध में जाएगा, शोषण में जाएगा, झंझट में जाएगा। अभी भी कुछ लोग हैं जो धन जैसे उसकी बात करें तो उसका सदुपयोग करते हैं। अभी बताऊंगा सदुपयोग का भी, बताऊंगा। जो इसने किया हो यहाँ आ जाओ, बताओ, फिर बात करेंगे। हाँ जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, जैसे भाव और विचार, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंद्रिया और ये आइडेंटिटी से फुलफिल नहीं होता है, तो कहीं से अंदर से आना चाहिए गोल। हाँ वही तो जो हमको चाहिए, जैसे जीना है हमको, मतलब खुशी से 24 घंटा 7 दिन, तो वो और वो भाव और विचार जो है बाहर की चीज़ों से फुलफिल नहीं होना, कहीं से अंदर से होना चाहिए। वही देखिए, अब कम से कम हम लोग ये तो जांच सकते हैं, हम सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या इंजीनियर बन के, जैसे यहाँ इस सभा में इंजीनियर कितने हैं, हाथ उठाइए। इंजीनियर तो आजकल खूब मिलते हैं, है ना? तो इंजीनियर बन के क्या हमको अपने भीतर में जिस तृप्ति की तलाश थी, जिस पहचान की तलाश की, उसको पाके हम तृप्त हो गए हैं, है ना? तो पार्शियली तो ठीक ही है। तो इसका मतलब है कि उससे तृप्त हम नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ये तृप्ति मेरी जीवन तृप्ति नहीं है, तो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है ही है, उतना ठीक ही लगता है ना? फिर हम डॉक्टर हुए या आईएएस हुए या कुछ भी हुए, इस सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे, कौन सा, बताओ अब कौन सा आईएएस होने से भाव और विचार मेरे स्थिर हो जाएंगे? आईआईटी करने से हो जाएंगे, आईएम करने से हो जाएंगे, स्टैनफोर्ड से हो जाएंगे, ऑक्सफोर्ड से हो जाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे? अभी जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं उसका नाम स्किल है, उससे वो नहीं होता है। हमारी सारी दौड़ यहीं तक है, वहां तक जाता ही नहीं है। इसलिए एक लाइन कह रहा हूं, उस पर खूब जांचने की कोशिश करें, असहमत भी होने की कोशिश करें, पर ईमानदारी से जांचें। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, एंट्री ही नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड है, उधर जाता ही नहीं है। हाँ, खर्चा एक्चुअल खर्चा ज़्यादा है, ठीक है? तो कोई लोग हैं जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया है, तो ये धन का सदुपयोग ही तो है। ये धन का सदुपयोग है, लेकिन ऐसा करके भाव और विचार एकदम स्थिर हो जाएंगे और ये समझेंगे नहीं, और इनके भाव विचार स्थिर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं, है। लेकिन अगर धन नहीं है तो यदि समझने का काम नहीं किया तो अहंकार ही बढ़ेगा। पुराना जैसे हम दान करके अपने आप को बड़ा बताना चाह रहे थे, वही घटना घटेगी। यदि समझ बढ़ेगी तो वो समझने से, यदि भाव और विचार ठीक होगा तो भाव की स्वीकृति से होगा, उसका कोई तरीका नहीं है। आपके पैसा, इसकी भी चर्चा वो शेष बची है अभी, जिन्होंने भाव बोला था बीच में, उसको भी एड्रेस कर। देखो बीच में इन्होंने कहा था कि हम कुछ अच्छा करने, नहीं हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा मिटाना, थोड़ी सी जगह बना लेता। देखो बीच में इन्होंने बोला था कि दूसरों की पीड़ा को दूर करके, नहीं इतनी बहुत है, दूसरों की पीड़ा को दूर करके और हमको अच्छा लगता है ना? ये बीच में एक बात आपने बोली थी, जैसे मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको देख लें। मेरे पास तो क्योंकि रोज यही काम करता हूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हर शिविर में मिलते ही रहते हैं। जैसे मैं क्या बताऊं, एक तो बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि जैसे हम पैसे को बड़ा मानते हैं, गुजरात में अपने वो सूरत वाले, डायमंड वाले, जिन्होंने कार बांटी थी, एक बार नहीं टीवी पे आया था, वो देश भर में थोड़ा सा नाम हो गया था। उनके यहाँ हमने पहले भी वर्कशॉप किया था, अभी भी एक वर्कशॉप हुई है, आगे भी प्लान है, और लगभग 10-12 हज़ार प्लस माइनस, 10-12 हज़ार करोड़ का बिजनेस प्लस माइनस। उनके यहाँ मैं वर्कशॉप कर रहा था, तो किसी बात पे, इसी बात पे ऐसी चर्चा होते होते आ गई, तो वो खड़े थे, मैंने उनकी तरफ भी आँख कर दी तो उन्होंने कहा माइक दो। अपने 600 एम्प्लॉयज़ के सामने साहू भाई हैं, उन्होंने कहा देखो मैं भी मेरे से बड़े सेठ के साथ बैठ के डील करता हूं तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज होता है। कोई ये बात केवल 2 व्यक्ति के बीच की नहीं है, सभा के बीच की बात है। तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितने हज़ार करोड़ हो जाएगा, आप पीएम हो जाओ कि सीएम हो जाओ। ये जो अंदर की चीज़ है, जो भाव और विचार की दुनिया है, इसकी दवाई अलग है, इसकी वो दवाई नहीं है, बल्कि जो जितना धन और पद के मामले में ऊपर बढ़ेगा उसको नंबर 1 रहने का दबाव रहेगा ही,
उसके पीछे वाला उसको फॉलो कर ही रहा है और तमाम ये परिवर्तनशील चीज़ें हैं ही, तो इसमें और अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो परेशानी हमको रहती है ना। तो सवजी भाई ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो 3 भाई हैं, 3 या 4 भाई हैं, उनकी चारों भाई की एजुकेशन मिला के ग्रेजुएशन नहीं होता है। तो मैं उनको बोला साहू भाई आप इतना बढ़िया कैसे कर पाते हो? बोले हम लोग क्या पढ़े नहीं, तो हमेशा यही सोचते रहे यार पढ़े नहीं तो आज तक पढ़ रहे हैं, तो जो भी अच्छी चीज होती है हम भी करते हैं और हमारे लोगों को भी करवाते हैं। ये जो आदमी में जज्बा है ना, अपने अधूरेपन को स्वीकारने का, वर्तमान शिक्षा हमारे अधूरेपन को स्वीकारने का जज्बा देती है कि हमारे पूर्णता के अहंकार को व्यक्त करने का जज्बा देती। कॉलेज से निकल के उसके बाद दोबारा अपने को कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत होती नहीं है, जैसे तैसे जान छूटती है, अब लगता है कि अब बाकी जो करना है करो। तो ऐसी सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो मेरे को लगता है एक बढ़िया एग्जाम्पल है, उससे आपकी क्रॉस चेक भी हो जाएगा हमने कैसा समझा। तो गुजरात के ही शिविर में एक सज्जन इस बात पे थोड़ा सा परेशान होके, उस बात को अपने कंसिडर नहीं करना है, उसने कहा कि मैंने 65 बार ब्लड डोनेट किया है, अब बताओ मैं जिंदा हूं कि जी रहा हूं। उसने मित्र भाव से किया, अखबार में नाम छपाने के लिए नहीं किया, है ना। मित्र भाव से 65 बार ब्लड डोनेट किया कि 25 बार किया, उसमें कोई नंबर की कोई बात नहीं है, लेकिन मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट किया, ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? बोलो बोलो, जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? मित्र भाव से दूसरे को ब्लड डोनेट करना कितने लोगों को लगता है कि जीने में आएगा? हाथ उठाइए। ठीक हो गया। कितने लोगों को रहेगा जिंदा रहने में आएगा? हाथ उठाइए। देखो लगभग 50-50 की संख्या आ रही है। अपना अपना बोलिए, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? आप अपने अपने पक्ष को बोलें, कोई भी एक बोलें कि जिसको लग रहा है कि जीने में आएगा वो बोलो, क्यों आपको लगता है कि जीने में आएगा? हाँ जी, माइक बोलिए। और जिसको लगता है कि जिंदा रहने में आएगा वो भी बोलिए। अच्छा, इस बार माइक पड़ोस में दिया, हर बार आप बोलते हो। देखा? अंजू हबलानी होम मेकर। हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसे लगता है ना किसी को नीड होगी उनके पास जाएगा। माइक की भी जरूरत है। जिनको नीड होगी उनके पास जाएगा, और ये हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास है और किसी को नीड है, किसी की इसलिए जीने में आएगा, किसी की जान हम किसी के काम आए इसलिए जीने में आएगा। हाँ। चलो हो गया। हाँ जी, बाकी जिंदा रहने वाला बोलो। हाँ जी, माइक। हाँ, हमने किसी को ब्लड डोनेट किया, वो ऑब्वियसली उसके जिंदा रहने में हमने सहयोग किया, वो सही बात है, बट उसके जिंदा रहने में क्या, इससे ना तो मेरा भाव और विचार सदा के लिए सही हो जाएगा ना उसका होएगा। मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया और ये बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया, ऐसा करने से उसका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएगा। वो पति पत्नी में अब कभी झगड़ा नहीं होगा क्योंकि किसी से ब्लड लेके आया है। उसके बच्चे उसका हमेशा सम्मान करेंगे क्योंकि ब्लड लिया है। क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जीना तो नहीं हुआ। हाँ, मैंने ब्लड दिया, मित्र भाव से दिया, तो मुझको अच्छा जरूर लगता है। जो इन्होंने कहा वो बात पॉजिटिव है कि मैंने किसी को ब्लड दिया तो मैं किसी के काम आया मुझको, लेकिन मैंने किसी को ब्लड दिया और मुझको थोड़ा अच्छा लगा, अब पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं होगा। ऐसा होने वाला है? पता चला इसी बात पे झगड़ा हुआ है ना। खून मेरा था, दे आए किसी और को। इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये भी किस में आएगा? तो इसका मतलब है आप क्या चीज में सहयोगी हुए दूसरे के लिए? आप दूसरे के जिंदा रहने में सहयोगी हुए कि जीने में सहयोगी हुए? हम दूसरे के जिंदा रहने में सहयोगी हुए, उसकी खुशी हमको रहती है, उसका सुकून हमको रहता है, पर वो सुकून ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गए। अब मैं किसी को जज नहीं करूंगा, कोई मेरे को जज करेगा तो मैं प्रभावित नहीं होऊंगा और मेरे पास हर समस्या का सॉल्यूशन रहेगा। ऐसा होने वाला है? ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन को लगाना। अब ये 2 क्वालिटी हो गई। देखो, मानव की एक क्वालिटी हो गई जिसमें कि हम कह रहे हैं मानव की 2 क्वालिटी हो गई। एक क्वालिटी हम कह रहे हैं जिंदा रहने में, एक क्वालिटी है
ये जिंदा रहना है। जिंदा रहने की एक क्वालिटी है जिसको हम बोल रहे हैं संवेदनहीनता। संवेदनहीनता मतलब मेरी सफलता मेरा सुख, और दो आपकी उसमें आपको उसमें परेशानी होती हो, आपका नुकसान होता हो, तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं उसके लिए अमानवीय भी हो सकता हूं। आपका नुकसान करके भी मेरी सफलता होती हो और लास्ट में आपका मर्डर करके भी मेरी सफलता हो सकती हो, मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊंगा। ये उसकी अंतिम सीमा है। तो इसका मतलब है संवेदनहीनता का एक लेवल हमने देखा। दूसरी एक चीज है जिसको कह रहे हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब सेंसिटिव होना। दूसरे का दुख मेरे को महसूस होता है, दूसरे का दुख मुझको महसूस होता है, फिर मैं क्या करूंगा उसके लिए? तो उसका दुख कम करने के लिए जो भी मैं उसको सहयोग दे सकता हूँ, क्या सहयोग दूंगा? ब्लड भी दे सकता हूँ, धन भी दे सकता हूँ, सेवा भी दे सकता हूँ, वस्त्र भी दे सकता हूँ, नौकरी भी दे सकता हूँ, फाइनली फिजिकल चीज ही दे सकता हूँ, और साथ मिलके रो सकता हूँ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जो है वही बता रहा हूँ। साथ मिलके रो सकते हैं, उसके घर में 10 दिन रह के उसको सपोर्ट कर देंगे मानसिक रूप से, चिंता नहीं कर, मैं साथ में हूँ। ब्लड है तो ब्लड दे देंगे, पैसा है तो पैसा दे देंगे, कपड़े दे देंगे, गाड़ी सहयोग के लिए दे देंगे। तो ये सब अच्छी बातें हैं, इनकी समाज में ज़रूरत है, और ये मानव की कोई अच्छी चीज़ है, इसको हम एप्रिशिएट कर रहे, खराब नहीं बोल रहे, ये ज़रूरत है। और ये बात भी ठीक है, जो तीसरा मॉडल है जिसको कह रहे हैं, इसको जीना कह रहे हैं, उसका नाम है संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता मतलब ज्ञानपूर्वक जीना। तो जीना ज्ञानपूर्वक ही होता है, जीना भावपूर्वक ही होता है, भौतिक वस्तुओं को भोगना होता है, शरीर को और भौतिक वस्तु को भोगना ही होता है, और दूसरे को सहयोग देना होता है। तो आदमी के जीने का, जो हम कह रहे थे ना कि आदमी की जर्नी शुरू होगी कब? जब उसको अपना लोकेशन पता होगा, डेस्टिनेशन पता होगा, और दोनों के बीच का जर्नी पता होगा। तो हमारा लोकेशन क्या हो सकता है? हमारा लोकेशन संवेदनहीनता हो सकती है, संवेदनशीलता हो सकती है, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? संज्ञानशीलता। तो मुझको तय करना है, मुझको जांचना है। और एक ही व्यक्ति कभी संवेदनशील होता है, कभी संवेदनहीन होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी के लिए एक अपराधी व्यक्ति भी संवेदनशील होता है, किसी के लिए एक संवेदनशील व्यक्ति भी संवेदनहीन होता हुआ देखा जा सकता है। तो ये वेरिएशन तमाम आसपास हमको दिखाई देते हैं, ये वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं। तो ये एक लेवल का हमारे ध्यान में आया। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष आया? संज्ञानशीलता इंग्लिश में होती नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोलते। नहीं, फिर तो इलेबोरेट ही करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उधर अभी ऐसा होता नहीं है ना, डिफाइन करना होगा। हाँ जी, क्या सार निकला? हम जिंदा हैं कि जी रहे? हमारी मैक्सिमम हाइट अभी की क्या है? या तो हम संवेदनशीलता पूर्वक जी रहे, या हम संवेदनहीन। शिविरों में तो आपको पता है अच्छे लोग आते हैं, तो शिविरों में जितने लोग आते हैं वो अधिकांश लोग संवेदनशीलता के आसपास ही होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे ही सोच रहे होते हैं कि कोई बाटली लेके शिविर में आएगा नहीं, है ना, गांजा ढूंढता हुआ यहाँ आएगा नहीं, है ना। तो ये तो एक सामान्य, एक लॉजिक भी, मतलब सामान्य बात हो गई। लेकिन अब ये क्लैरिटी क्या बन रही है? उदास मत हो, पहले देख लें कि गाड़ी खड़ी कहाँ पे है। देखो गाड़ी फंस जाती है तो अपन क्या करते हैं? आप जा रहे हो सड़क में, कीचड़ वीचड़ है और पता चला गाड़ी फंस गई, तो आप क्या करते हैं? हाँ, आप वैसे ही एक्सीलेटर नहीं दबाते रहते हो, आप शांति से गाड़ी रोक देते हो, नीचे उतरते हो,
चारों चक्के देखते हो कौन धंसा है, कितना धंसा है और कहाँ से सपोर्ट लगाऊं, आप सोचते हो, है ना। सोचने के बाद मेरे को लगता है कि अपने मेरी अकल से निकल जाएगी, नहीं तो फिर किसी का सहयोग लेंगे, लेकिन फाइनली सोच से ही तय करते हो कि कहाँ एफर्ट लगाना है, कितना लगाना है और किसी का सहयोग लेना है कि नहीं लेना है। तो पहले उतर के देख लें गाड़ी खड़ी कहाँ पे, कहाँ खड़ी है गाड़ी, कहाँ खड़ी है गाड़ी, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता के बीच में खड़ी है, ठीक है। और सारी प्रॉब्लम किधर से आ रही है, वो जो तृप्ति की तलाश है वो किसको है, वो जो तृप्ति की तलाश है जिंदगी में वो कहाँ पूरी होगी, यहाँ। जिंदगी में दूसरों के जज करने से मैं प्रभावित ना हूं, ये योग्यता कहाँ से आएगी, इधर से, भाव और विचार से। दूसरों के जज करने से मैं प्रभावित नहीं होता, ये योग्यता गाड़ी लेने से आएगी, पीएचडी करने से आएगी, या भाव और विचार की दुनिया से आएगी। तो जो जिधर की दुनिया मेरी खाली है, अब इधर की दुनिया में कितनी भी उछल कूद कर लो, मैं नहीं कह रहा कि ये खराब चीज है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोलिंग टावर उधर है, रिमोट उधर है। जब तक उस पे अधिकार नहीं आएगा, रिमोट अपने हाथ में नहीं आएगा। कितने लोगों को क्लैरिटी हो रही है? चलिए 5 मिनट में 2-3 लोग कमेंट कर दीजिए कि दिन भर में क्या निकला, दिन भर में आज क्या निकला। आज से ये तय हो गया कि आने वाले 6 दिन में हम क्या करेंगे। क्या करेंगे आने वाले 6 दिन में? आने वाले 6 दिन में क्या करेंगे? संज्ञानशीलता पे काम करेंगे। ये भाव और विचार की दुनिया पे अपना अधिकार आ जाए, इसके ग्लिम्स हम आने वाले 5 दिन में देखेंगे। लेकिन आज का निष्कर्ष क्या निकला? बोलो बोलो, कुछ लोग तो कोशिश करो, माइक लो, माइक से बोलो। आज का दिन भर का निष्कर्ष क्या है, क्या निकला? हमारा सुख या दुख का एहसास का कारण हम खुद ही हैं। ये बाहर की सोर्स से नहीं है, हमारी भाव और विचार के आधार पर ही हम सुख या दुख का महसूस करते हैं। आज तक जो मान्यता थी कि ये व्यक्ति के कारण, ये परिस्थिति के कारण, ये जो बोल रहे हैं ना, अभी मेरा दुख कहाँ से आ रहा है? सास से आ रहा है, कंपनी से आ रहा है, सरकार से आ रहा है, बेटे से आ रहा है, बहू से आ रहा है। सुख कहाँ से आ रहा है? बेटे से आ रहा है, बहू से आ रहा है, पैसे से। मेरा सुख भी बाहर है, मेरा दुख भी बाहर है, मेरे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब बताओ, दुखी रहेगा आदमी कि सुखी रहेगा? उसके बाद जब तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है, हवा का झोंका है, किधर से आ जाएगा, लग जाएगा। जी बढ़िया। तो आज ये क्लैरिटी हो गई कि हम ही उसके निर्णायक है, निर्धारक है, और उसकी स्वतंत्रता अपने पास है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सही समझ की कमी थी। क्या समझ की कमी? वही तो 6 दिन में आने वाला है। आने वाला आपने कहा 6 दिन तक वेट करना पड़ेगा। क्या समझ में कमी? हमने जिंदा रहने को जीना माना। एक ही प्रॉब्लम है बस, दूसरा है ही नहीं। हमने जिंदा रहने को जीना माना है। कभी हमने होगा सोचा कि सुविधा हो जाएगी तो जीना हो जाएगा? कभी क्या सोचा? जीना हो जाएगा। कभी सोचा कि पीएचडी होने से तो बिल्कुल ही हो जाएगा? और क्या क्या सोचा? हाँ, सरकारी लग गई तो पूरा ही हो जाएगा। उसमें भी आईएएस हो गए तो सुख का चरम उपलब्ध हो जाएगा। और जो खुद नहीं हो पाए तो अपने बच्चों को बनाने की हाँ, प्रयास खुद नहीं हो पाए तो बच्चों को बना देंगे। और क्या सोचा? हाँ, बैंक बैलेंस और शादी, बस 10,000 करोड़ आ जाए, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। आइडिया है ना। और क्या सोचा? हाँ, बस अमेरिका पहुंच गए, यूएसए पहुंच गए तो अल्टीमेट सुख। बहुत मेहनत कर करके देखो, मेरी बातों का ना आप अन्यथा मत लेना,
है ना। मैं कुछ कमेंट जरूर करूँगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग है, कोई समय में किसी समय में सुन के हो सकता है थोड़ा अच्छा ना लगे, उसके लिए माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उसका मीनिंग निकालेंगे कि ये निकला क्या, है ना। तो ये सब हमारी मान्यताओं में रहा है। मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मेरे पिताजी, पहले से हमारे पिताजी पंजाब में रहे, तो उनके दोस्त वो सब अमेरिका में थे, तो मेरी आने के पहले मेरी शादी तय कर चुके थे, है ना। तो उनकी सोच क्या थी, और वो भी सिख फैमिली में, है ना। तो उनकी सोच क्या थी कि एक लड़का, उस समय थोड़ा सा फॉरेन को बड़ा मानते थे, एक लड़का घर से बाहर सेटल हो जाएगा, पूरे घर के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया था, हमारी ज़िंदगी के दरवाजे खुल चुके थे, है ना। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि बहुत, जबकि हमारी कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज स्वीकार नहीं है, लेकिन मेरे ही घर में मेरे ही पिता कह रहे हैं तुम इंटरकास्ट मैरिज कर लो, इससे परिवार के लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि वो उनके दोस्त की बेटी है। उन्होंने तय कर लिया कभी कि हम आपस में शादी कर लेंगे, अच्छाई में, जो भी अच्छाई उन्होंने जिसको अच्छाई माना। तो यूएसए पहुंच गए तो बिल्कुल, है ना। अभी 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 देखो, अभी मैं गुजरात में शिविर करता हूँ ना, सभी जगह हो गया है। अभी नई प्रॉब्लम ये आ रही है कि माँ बाप ने मेहनत करके 100, 200, 500 करोड़ के बिजनेस खड़े किए, और उनको लगता था कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया। अब बच्चा जवान होकर कहता है कि मेरे को कनाडा में रहना है, मेरे को तुम भी नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, और तुम्हारा बिजनेस भी नहीं चाहिए। कहता फिर मैं इतनी हेडेक क्यों लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे हमारे पैरामीटर ही बदल गए ना। तो जो कुछ हमने जिंदगी के लिए सोचा था, जिसको हमने जीने का स्वरूप माना था, जीने के वो सारे स्वरूप सफल होने के बावजूद भी जिंदगी वहां नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जीना बिल्कुल कुछ और ही था, जीने की दुनिया बिल्कुल कुछ और ही थी। ये सारा कोर्स पूरा करने के बाद समझ में आया नहीं यार ये तो कुछ और मामला, क्योंकि ये पूरा होने से नहीं हो रहा है। जितना बेहतर हमने बच्चों के बारे में सोचा था कि ये बच्चे हमारे ऐसे सेटल हो जाएंगे, उससे ज्यादा अच्छे सेटल हो गए। ऐसे तमाम परिवार मिलते हैं। जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा आपने कमाया, ऐसे तमाम लोग मिलते हैं। जितना पैसा सोचा था, जैसे बच्चे सोचे थे, जैसी बीवी सोची थी, जैसे सब कुछ हमारी उम्मीद से अच्छा हो गया है, उसके बाद भी लगता है कि जिंदगी में कोई कॉर्नर खाली है। तो इसका मतलब है हम हमेशा जिंदगी को भरने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भर जाएगी, इससे भर जाएगी, इससे भर जाएगी। वो बार बार कहती है व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। और अंतिम ज्ञान फिर आदमी के पास आ ही जाता है। अंतिम ज्ञान क्या? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि सारी मेहनत करने के बावजूद वो जो जीना था, जीने की दवाई नहीं मिली। वो जीने की दवाई अलग है, हमने सारे प्रयोग करके देख डाले। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।